तो अगर मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, इफ दे वांट टू पिक स्टॉक्स इन एसएमई सेक्टर, देन व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट? दो ही तरह की कंपनीज हैं जो आपके पैसे को खराब कर सकती है। वो दोनों फैक्टर्स को अगर आपने कंसिडरेशन में ले लिया तो आप कभी भी लूज नहीं करेंगे कैपिटल। एसएमईज पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जो कि हो सकता है जिसका ऑपरेशंस ही ना रन। अब ऐसी कंपनी को कोई ऑपरेटर उठाएगा के शेयर्स को लेगा कि वो पंप करेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा और फिर बाद में इवेंचुअली वो इन्वेस्टर्स को डंप कर जाता है। राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट? कि हमें लगता है राजेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड बिफोर वी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। आपका बैकग्राउंड क्या है, इन्वेस्टिंग आपने कैसे स्टार्ट किया? थैंक्स भरत जी फॉर हैविंग मी हियर। मैं राजेश सिंगला हूँ। मेरा बिल्कुल एक हम्बल बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूँ। सो आई कम फ्रॉम अ सिटी नेम फिरोजपुर कैंट, पंजाब में है। इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ पाकिस्तान बॉर्डर। हमारे वहाँ से 8 किलोमीटर्स पे हुसैनी वाला बॉर्डर था। वहाँ शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मार्टरेट किया गया था। लाहौर में जब उन्हें फांसी दी गई तो उनको वहाँ पर लाकर उनकी चिता को जलाया गया था। तो इट हैज़ गॉट अ वेरी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस। इट्स अ कैंट एरिया, तो वहाँ पर आर्मी है और उसी वजह से मुझे लगता है कि एक डिसिप्लिन है मेरी लाइफ में, जो मैंने इम्बाइब किया है आर्मी से। और आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉमिनल बैकग्राउंड। मेरे फादर क्लास 1 ऑफिसर BSNL से रिटायर हुए हैं। आर्मी में थे आपके फादर? मेरे फादर BSNL में बीएसएनएल में? ओके, BSNL में। बीएसएनएल में थे। तो वहाँ से मैंने अपनी सारी एजुकेशन फिरोजपुर से की है। उसके बाद आई डिड माई इंजीनियरिंग। तो मैंने उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद आई वर्कड विद फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज विद द लाइक्स ऑफ एक्सेंचर, अमेजॉन, स्नैपडील। सो एवर सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर, तो मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है। एंड मेरी इंजीनियरिंग के टाइम में मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ इन्वेस्टिंग की तरफ। तो वाइल डूइंग माई इंजीनियरिंग आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। तो इट वाज वेरी अर्ली डेज। अभी 20 साल हो गए इस बात को, 2006 2007। एंड दैट टाइम आई सॉ द मार्केट्स गोइंग वेरी वेरी बुलिश। हम हर रोज़ मार्केट को बढ़ता देखते थे। एंड इट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ फैंसी। मतलब शुरुआती दौर में मैंने जब देखा तो मार्केट बहुत ही अच्छा बुल रन में था। हर रोज़ शेयर प्राइसेस बढ़ते थे। तो आई हैव सीन सेंसेक्स मूविंग फ्रॉम 5000 टू 21,000 इन 3 years। तो 2005 से 2008 की जर्नी मतलब क्रेजी जर्नी थी। 6,000 से 21,000 की जर्नी रही है। और मतलब सेंसेक्स सोचिए 3.5 गुना हुआ था। तो जो शेयर के प्राइसेस हैं वो कितना बढ़े होंगे। तो द स्टॉक्स एक्चुअली मल्टीप्लाइड 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स। आई सीन दैट बुल रन। और उसके बाद 2008 का क्रैश देखा। तो केम वेरी अर्ली इनटू द मार्केट्स। स्टार्टेड ऑफ माय ओन। शुरुआत ट्रेडिंग से हुआ। शायद किसी भी यंगस्टर्स के लिए मुझे लगता है कि शुरुआत ट्रेडिंग से होता है। एंड इवेंचुअली लर्न थिंग्स प्रैक्टिकली बाय डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। मैंने कोई CFA नहीं किया हुआ, कोई और फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं ली हुई। बट जितना भी मार्केट्स में सीखा है वो कर कर के सीखा है। तो प्रैक्टिकली आई हैव लर्न थिंग्स। कुछ हम कहते हैं कि कुछ हार्ड लेसन्स भी हुए हैं, विच एक्चुअली टॉट अस। एंड कुछ चीज़ें हैं जो बाकी अच्छे जो इन्वेस्टिंग गुरुज हैं उनको पढ़ पढ़ के समझ में आया कि अच्छा इन्वेस्टिंग में पैसे कैसे बन सकते हैं। ओके, बट 2006 में ना, उस टाइम तो उतना कुछ एक्सपोजर नहीं था शेयर मार्केट के बारे में, नॉलेज भी नहीं था लोगों को, अवेयरनेस भी नहीं था। तो वॉज देयर एन इन्फ्लुएंस कि आपको किसी ने, मतलब कोई ऐसा कोई फिगर था या कोई ऐसा कोई पब्लिक फिगर था जिसको देख के आप इन्फ्लुएंस हुए और शेयर मार्केट में आए? देखिए मेरे उस टाइम पे CNBC, मतलब अगेन इट स्टार्टेड हैपनिंग कि मैं CNBC जब फ्री टाइम होता था। सी दैट वाज नॉट अ वर्ल्ड जहाँ कोई इंस्टाग्राम और ये सब है ना, कोई चीज़ तो थी नहीं उस वक्त। तो आप टाइम पास करने के लिए मतलब इवेंचुअली मतलब यू कैन सी अ सर्टेन कंटेंट। अब मूवीज वूवीज भी देखकर कितना ही उसके बाद भी आदमी ऊब जाता है। तो आई स्टार्टेड, मतलब मेरा जो फ्री टाइम था आई एक्चुअली यूज टू स्विच ऑन टू CNBC। और CNBC में किसी टाइम में मतलब शुरुआत हुआ था कि टेक की गैजेट्स वगैरह का रिव्यू आता था। या उस टाइम करेक्ट यस तो टेक गैजेट्स का रिव्यू आता था तो आई यूज टू लव दैट। पर उसके बाद फिर वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ आता था। तो वो देखते देखते स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा। तो वहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर वहाँ से एक्चुअली मैं फर्स्ट गुरुज जो राकेश झुनझुनवाला को सुनना शुरू किया, मधु केला जी को सुनना शुरू किया। उस वक्त उदयन मुखर्जी आते थे, मिताली मुखर्जी आते थे। तो उनसे समझना शुरू किया। फिर स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक सीखे, पढ़े। और बड़ी ही फैंसी वर्ल्ड था क्योंकि मतलब तब हर रोज़ ही स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइसेस बढ़ते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और फिर हिम्मत करके ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग में इनिशियली सक्सेस भी मिला।
फिर 2008 आया बबल बर्स्ट हुआ, Yes. 21,000 से फिर वापस सेंसेक्स 7600 आया, Okay. तो थोड़ी मनी लूज भी की, Hmm. उसने हार्ड लेसन्स भी दिए, तो ट्रेडिंग से फिर माइंडसेट शिफ्ट होके इन्वेस्टिंग की तरफ आ गया। Hmm. क्योंकि हमारे लिए जो मेरे, जैसे मैंने बताया कि मैं नॉमिनल बैकग्राउंड से था, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये था कि पैसा लूज करना, कैपिटल प्रोटेक्शन वाज वन ऑफ द अल्टीमेट थिंग विच वाज द ड्राइवर। तो देखा कि भाई लोग तो अमीर बनते हैं, पर हमने तो कमा कर भी गवाया है, तो उसको कैसे अवॉइड किया जाए। तो वो ट्रेडिंग में समझ में आया कि शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग है दैट विल इवेंचुअली, मतलब पर्सन विल एंड अप लूजिंग। तो वहाँ से माइंडसेट शिफ्ट हुआ इन्वेस्टिंग की तरफ, और इन्वेस्टिंग में भी जब जो इनिशियल फर्स्ट 10 ईयर्स से धीरे धीरे चीज़ें सीखी हैं, तो किसी टाइम में पहले बेसिक्स से स्टार्ट हुआ, फिर IPOs की तरफ झुकाव आना स्टार्ट हुआ, फिर कंपनीज को एनालाइज कैसे करते हैं। तो शुरुआत, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो डेटा अच्छे से समझता हूँ, एनालिटिक्स अच्छे से करता हूँ, तो क्वांटिटेटिव साइड को कैसे मेजर करना है, एंड इट बिकेम ईजी, मतलब ऑनेस्टली कि कंपनीज की ग्रोथ को मेजर करना या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखना, कुछ फाइनेंशियल मैट्रिसेस के हिसाब से आप कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर पाते हैं। क्वांटिटेटिव साइड के बाद भी समझ में आया, और वहाँ पर कुछ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जो 2012 टू 15-16 का बुल रन था, जहाँ पे कंपनी 30x 40x भी बने, एंड पैसा बहुत अच्छा बना। तो देन वी रियलाइज कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से एक पॉपुलर स्टॉक है अवंती फीड्स, तो विच डिड वेरी वेल इन दैट बुल रन। तो देन वी रियलाइज कि अच्छा, मैं तो 2 साल मैंने लेट उस कंपनी को आइडेंटिफाई किया, मेरे से बेटर एनालिस्ट ने शायद उस कंपनी को 2010 और 11 में पकड़ा होगा। तो थोड़ा और झुकाव हुआ प्री IPO की साइड की तरफ, और शुरुआती दौर में इन कंपनीज को कैसे जज करना है, तो क्वांटिटेटिव साइड से क्वालिटेटिव साइड्स को भी देखना शुरू किया कि भाई क्वालिटेटिव साइड में मैनेजमेंट के को मिलना, या मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनना, जो क्वार्टरली कॉल्स होती हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, आगे अपनी कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे बता रहे हैं, और मार्केट अभी किस तरफ, टेल विंड्स जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट इस वक्त उनके बिजनेस के सेगमेंट में या सेक्टर में कैसा इम्पैक्ट दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ों को भी मेजर करना शुरू किया। तो जो थर्ड फेज बुल साइकिल का देखा है 2019-20 से 2024 का, उसमें हमने प्री IPO की साइड में, और इवन मतलब SME स्टॉक्स जिसको हम बोलते हैं, मतलब कंपनीज को 1000 करोड़ से नीचे की मार्केट कैप में पकड़ना, वहाँ स्टार्ट ज़्यादा किया हुआ है, एंड दैट हैज़ डन, मतलब दैट हैज़ इवेंचुअली गिवन अस इवन मच बेटर रिटर्न्स। तो वही जर्नी को ही अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, यानी मतलब आपका जर्नी ना एक प्रॉपर जो रिटेल इन्वेस्टर का स्टार्ट होता है ना, पहले न्यूज़ देखा या कुछ कंटेंट देखा, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया, पैसा गवाया, मतलब कमाया, मतलब लोग कमाते भी है और गवाते भी है, और वहाँ से इन्वेस्टिंग, मतलब प्रॉपर रिटेल जर्नी आपका स्टार्ट हुआ था। एब्सोल्युटली, एंड इट्स बीन अ 20 years जर्नी। इट्स बीन अ So now started from, like, say trading, losing money and going towards long term investing. So right now, how much money do you manage? So in Alpha AMC, this is our first fund. We are managing close to 250 crores for the investors. And इसके अलावा हमारे खुद की भी अपनी एक prop book है जिसको हम separately भी manage कर रहे हैं, जिसमें हमने contribute भी किया Alpha AMC में. Okay. So it's been a long journey from a small retail investor to managing funds. Right, absolutely. Okay. So अभी ना थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, एंड देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट स्मॉल कैप्स, SMEs, लॉट ऑफ अदर थिंग्स। जी. बट करंट मार्केट में ना आप देखोगे तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन मार्केट राइट नाउ। सो आपके पर्सपेक्टिव से राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट? देखिए, हमें लगता है 2024 से US का डेट क्राइसिस अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ है। 2024 से, सितंबर 2024 से। ओवरऑल अगर हम इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करें, 1.5 साल पहले चले जाएं, तो सितंबर 2024 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन US डेट क्राइसिस स्टार्ट टेकिंग, मतलब वो एक्नॉलेज होने शुरू हुआ। ओके। अगर आप फॉरेन के कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स की कमेंट्री सुनेंगे तो फ्रॉम 2023 दे हैव बीन सेइंग कि डेट बहुत ज़्यादा है। $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे, $34 ट्रिलियन का अगर डेट है किसी भी इकोनॉमी पे ऑफ अ साइज जो कि 27-28 ट्रिलियन है की इकोनॉमी, डेट बहुत ज़्यादा है। इतना इंटरेस्ट, और पहले क्या होता था कि मतलब डेट को सर्विस करने के लिए जो उसका इंटरेस्ट आता था, उसको सर्विस करने के लिए US विल एवरी टाइम विल प्रिंट मनी, और वो
पैसा छापते थे और सारी कंट्रीज उनके बॉन्ड्स खरीद लेते थे और वो इवेंचुअली पे ऑफ हो जाता था, इंटरेस्ट पे ऑफ हो जाता था, सब कुछ सही चलता था। 2020 के बाद से चीज़ें बदल गई। ओके 2020 के बाद क्या स्टार्ट हुआ कि जैसे ही वो प्रिंट करने लगते हैं मनी, मार्केट में पैसा तो फ्लड होता है उससे, मतलब वही बात होती थी कि बॉन्ड खरीदे सभी कंट्रीज ने, मार्केट में पैसा आया, ठीक है, स्टॉक मार्केट सारे अक्रॉस वर्ल्ड बढ़ गई, बट साथ में यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने लगी। 2022 में फर्स्ट टाइम यूएस की इन्फ्लेशन 15% हिट कर गई। एनी स्पेसिफिक रीजन 2020 के बाद से ये क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि पैसे की वैल्यू इवेंचुअली तो उनकी डिप्रिशिएट करती जा रही है। ओके तो एक टाइम एक हेज, वो जिसको बोलते हैं ना, एक टिल्ट पॉइंट आ गया, मतलब थ्रेशोल्ड रीच हो चुका था। थ्रेशोल्ड रीच हो गया था। जैसे अब वो नया मनी प्रिंट करना स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लेशन उनकी, और दीज इकोनॉमीज जनरली दे हैव सीन एन इन्फ्लेशन ऑफ लेस देन 1%। इंडिया की तरह नहीं है कि 5, 6, 7, 8% नॉर्मल गिना जाता है, वहाँ 1% से नीचे रहता है इन्फ्लेशन। वहाँ की इकोनॉमी के लिए 15% इन्फ्लेशन, एंड दैट टू मतलब फूड आइटम्स में 40-50% का इन्फ्लेशन था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगा। नाउ दे आर नॉट एबल टू प्रिंट मनी। तो इवेंचुअली इंटरेस्ट को पे ऑफ कैसे करें? $34 ट्रिलियन पे आप 4-5% के हिसाब से भी अगर दे रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो $2-3 ट्रिलियन का तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट है, जितनी इंडिया की इकोनॉमी मतलब है। इवेंचुअली अब तो हम 4 ट्रिलियन बनने वाले हैं, बट मतलब मोटा मोटा 75% आपको हर साल पे ऑफ करना है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वहाँ से वो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई, जो अब अनफोल्ड होती जा रही है। जितना भी हम अभी कुछ देख रहे हैं, चाहे हम ये अमेरिका का वेनेजुला के साथ देखें या ग्रीनलैंड के साथ देखें कि वो टेक ओवर करना चाह रहे हैं, या इवन अभी ईरान के साथ डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, दिस इज ऑल द रेपरकशंस। क्योंकि इवेंचुअली वो पैसा पे ऑफ कैसे करेंगे? दिस इज द रीजन व्हाई पीपल हैव, मतलब व्हाई कंट्रीज हैव स्टॉप्ड बाइंग मोर यूएस सॉवरेन बॉन्ड्स, और इवेंचुअली अभी वो सेल ऑफ कर रहे हैं। सभी का एक्सपोजर, चाहे वो चाइना का एक्सपोजर जो पहले $1.1 ट्रिलियन का था, वो कम होकर अब $650 बिलियन का आ गया। इंडिया का ने भी अपना पिछले साल $50 बिलियन का यूएस रिजर्व कम किया है। अब ये पैसा जो सॉवरिन, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अब बॉन्ड्स यूएस के बेच रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? फाइनली इट इज़ कमिंग टू गोल्ड। तो अभी गोल्ड के रिजर्व्स में, क्योंकि एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू बाय अकमुलेट गोल्ड, क्योंकि लास्ट टाइम जब 1944-1945 में यूएस का जो डॉलर बेसिकली प्रिंट हुआ, मतलब जो करेंसी पूरे वर्ल्ड के लिए एक सेंटर करेंसी बन गई, सेंट्रल करेंसी बन गई, उसका रीज़न था कि उस वक्त यूएस के पास 2000 टन गोल्ड का पड़ा था। 1945 से पहले ब्रिटेन का जो पाउंड है, दैट यूज्ड टू बी द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाउंड के हिसाब से मेजरमेंट होती थी। पर इवेंचुअली उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूके के बहुत प्रॉब्लम्स आई, अमेरिका उस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट एज एन इकोनॉमी खड़ा था, तो 30 कंट्रीज़ ने उस वक्त ऑन बोर्ड किया कि ठीक है, हम अमेरिकन डॉलर के बीच में ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। वो 45 से 2025 they have seen very good 80 years. Now it is a time कि वो डॉलर का डिसेंट्रलाइजेशन कह लीजिए, वो जो वैल्यू कम हो रहा है, उसकी वजह से मार्केट में एक रिपल इफेक्ट आ रहा है अक्रॉस वर्ल्ड। अभी नया मनी तो प्रिंट हो नहीं रहा। पहले क्या हो रहा था कि जापान प्रिंट कर रहा था मनी दबा के, और यूएस प्रिंट कर रहा था मनी। तो पिछले 4 साल से मनी नहीं, नया प्रिंट नहीं हुआ, जिसकी वजह से मार्केट्स में भी वो पैसा नहीं आया। और इवेंचुअली जितनी जो जैसे यूएस है, वहाँ की इकोनॉमी में जितना इंटरेस्ट अगर आपको पे ऑफ करना है, तो आप इवेंचुअली चीज़ें बेचोगे। तो यूएस में हमने अभी लास्ट ईयर हमने क्या रियलाइज़ किया कि FIIs ने इंडिया में 1,80,000 करोड़ के शेयर्स को सेल किया, और हमारी मतलब 6% जो यूएस के जो हमारा डॉलर और रुपी है, 6% इट हैज़ डेप्रीशिएटेड ओवर द लास्ट 1 ईयर। उसके ये सारी चीज़ें हम बेसिकली डेट क्राइसिस जो है वो अनफोल्ड होता देख रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा जो है वो गोल्ड की तरफ और इवेंचुअली इवन सिल्वर की तरफ भी शिफ्ट हुआ है। और जिसकी वजह से हम एक रिपल इफेक्ट देख रहे हैं। हमें लगता है ये कंसोलिडेशन 2-3 इयर्स की मतलब ये रहेगी, जिसमें हम वी आर ऑलमोस्ट एट 50% जो हमने देख लिया है। और साल 1.5 साल कंसोलिडेशन, जब तक वीक हैंड्स मार्केट में से निकल नहीं जाते और स्ट्रॉन्ग हैंड्स
मार्केट में आके उन शेयर्स को बाय नहीं करने लग जाते, तब तक ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। और जब तक ये डेट क्राइसिस का इशू बना रहेगा तब तक गोल्ड विल हैव अ बेटर प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज पैसा जो है, बिकॉज सेंट्रल बैंक बेसिकली जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स है वो गोल्ड बाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपर जा रहा है। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि आज के ज़माने में ना मम्मी लोग ना गोल्ड खरीद रहे हैं, इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस ऊपर जा रहा है। सो जब तक, जस्ट टू समराइज, कि जो यूएस का डेट क्राइसिस है वो अनफोल्ड होने की वजह से सेंट्रल बैंक्स आर सेलिंग डॉलर एंड दे आर बाइंग गोल्ड। दे आर बाइंग गोल्ड, एब्सोल्युटली। एंड गोल्ड सिल्वर के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे जी। लेकिन उससे पहले ना कि राइट नाउ एक और फॉलोअप क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड, कि अभी अगर मार्केट में जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं ना, तो ऐसे टाइम पे व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यही सेम चीज़ हमने भी अपने फंड में भी रियलाइज़ किया। मतलब इनफैक्ट आई शेयर एन इंटरेस्टिंग मतलब एनीडॉट। हमारा जो लाइसेंस था AIF का, वो सितंबर 2024 में आया, और हमने बिटवीन फरवरी टू जुलाई सितंबर 2024 कुछ 95% होल्डिंग्स ऑफ इक्विटी सेल करके कैश में आ गए थे। तो वी फेल्ट मार्केट इज़ वेरी ओवर हीटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इवन जो भी हम सिल्वर में देख रहे थे या गोल्ड में देख रहे थे, वो उस वक्त स्टॉक मार्केट में SMEs में स्टॉक और इवन स्मॉल कैप्स में था, मिड कैप्स में था, कि शेयर वर इवेंचुअली इंक्रीजिंग एवरी डे, है ना। हर रोज आपका 2% 3% स्टॉक्स बढ़ जा रहे थे। तो हमें लगता था कि मार्केट ओवर हीटेड है, तो वी केम ऑन कैश। 95% कैश के आने के बाद पता लगा हमारा लाइसेंस आ गया, एंड इवेंचुअली वी वर ऑल्सो इन सूप कि क्या किया जाए। तो उसको मतलब हमने उस चीज़ को कैसे प्ले आउट किया है, वी हैव स्टैगर्ड आवर बाइंग फॉर 3 years। तो मतलब हमने जो अपने फंड के बीच में भी 2.5 years के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी रखी। इवेंचुअली सितंबर में जब लाइसेंस आया, हमें 4-5 महीने लगे, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ को आपको अपॉइंट करना होता है, ऑनलाइन सारी प्रोसेसेस को सेट करना होता है। तो वो सेट करने के बाद हमारे पास 2.5 year की विंडो बची। तो हमने 2.5 year के बीच में अपनी बाइंग को स्टैगर्ड कर दिया, जहाँ पर हम एवरी क्वार्टर 10% ऑफ द मनी वी आर डिप्लॉइंग। और जब ये मार्केट गिर रहा था तब डिप्लॉय कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे। अब जैसे लास्ट जुलाई के बीच में वी वर स्टिल सिटिंग ऑन 35% ऑफ कैश इन आवर फंड, बट अभी दिसंबर में अच्छा करेक्शन आया और जनवरी में इनफैक्ट और अच्छा करेक्शन आया। तो जनवरी में वी हैव नाउ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 0% कैश। तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ रैली देगा, तो हमने इवेंचुअली डिप्लॉय काफ़ी किया है। और क्योंकि सेकेंडरी मार्केट भी शेयर्स ऐसे हैं जो 60-65-70% भी करेक्ट हुए हैं, और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को आप इवेंचुअली बाय करना चाहोगे, तो हमने अकमुलेट भी किए हैं। एंड आवर अप्रोच हैज़ ऑलवेज बीन कि देखिए, पूरे जब भी आप कभी भी लो नहीं पकड़ सकते किसी भी शेयर का या किसी भी सेक्टर का, और सारे के सारे शेयर्स, सारे के सारे सेक्टर्स एक ही दिन में डाउन नहीं आएंगे। इवेंचुअली कभी कोई सेक्टर के शेयर्स डाउन होंगे, कभी कोई और सेक्टर के शेयर्स डाउन होंगे। आपके पास पैसे होने चाहिए मनी को डिप्लॉय करने के लिए। तो जैसे हमने अप्रोच रखी हुई है कि हर क्वार्टर में 10 रुपये अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अभी तक हमने लास्ट 4 क्वार्टर्स में अराउंड 40% मनी डिप्लॉय किया है, और इन नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स वी विल डिप्लॉय द नेक्स्ट 60 रुपीज़। उससे स्टैगर्ड बाइंग हो गई। तो एक हमने म्यूचुअल फंड के बीच में भी एक बहुत बार कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, एवरेजिंग आउट करना। तो आप बिल्कुल बॉटम तो नहीं पकड़ सकते, बट जब आप नीचे में खरीदते हैं तो आप एक अच्छी रेंज में अकमुलेट कर पाते हैं शेयर्स को। और जैसे हर सेक्टर का हर शेयर एक ही दिन में तो लो होएगा नहीं, तो वो एक आप जब आप नज़र रखते हैं कि कौन से सेक्टर्स के शेयर्स अभी अच्छे इवेंचुअली हैं, तो आप उनको अकमुलेट कर पाते हैं। ओके। और ये बात ना आपने बहुत अच्छी बोली, बिकॉज रिटेल माइंडसेट जनरली क्या होता है ना, कि मतलब ब्रॉडर माइंडसेट आप देख, हर किसी का माइंडसेट ऐसा नहीं होता है, लेकिन लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये माइंडसेट होता है कि अगर कोई स्टॉक डिस्काउंट पे है, मान लो 30%, 40%, 50% गिरा है, तो आज मैंने खरीदा तो कल से ही वो स्टॉक बढ़ना शुरू होना चाहिए। वो माइंडसेट लोगों का होता है। बट आपने अभी जो बोला ना, उसके हिसाब से ना, मतलब मान लीजिए अगर हम डिस्काउंट में बाइंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें पोर्टफोलियो टेम्पररी रेड में देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ओके, नाइस। एंड अभी ना यहाँ पर एक और फॉलोअप क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। जब भी प्राइस गिरता है ना, मार्केट गिरता है, स्टॉक्स गिरते हैं, तो उस टाइम एक बहुत बड़ा डायलेमा इन्वेस्टर्स ये फेस करते हैं कि क्या ये स्टॉक सच में डिस्काउंटेड प्राइस पे है या एक वैल्यू ट्रैप है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है?
देखिए इवेंचुअली इसमें सबसे पहली चीज़ जो एक इन्वेस्टर कर सकता है वो है रिलेटिव वैल्यूएशंस करना। अब रिलेटिव वैल्यूएशंस में आप एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन में किस किस चीज़ों को कंपेयर करना चाहिए? आप कंपनीज की सेल्स की ग्रोथ को कंपेयर करिए, प्रॉफिट्स की ग्रोथ को कंपेयर करिए, उनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब बेसिकली डेट कितना है जिसको वो सर्विस कर पाएंगे उसको कंपेयर करिए। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कि बेसिकली वो शेयर होल्डर्स के लिए या जो पैसा कंपनी ले रही है चाहे इवन इन द फॉर्म ऑफ डेट या इक्विटी उस पर वो क्या रिटर्न बना पा रही है। मार्जिन्स देखते हैं आप, कैश कन्वर्जन साइकिल देखते हैं आप, उनकी ऑर्डर बुक समझते हैं कि आने वाले टाइम में उनके पास किस तरह के ऑर्डर्स हैं और क्या प्रोस्पेक्ट है। इसके करस्पॉन्डिंगली आपको एक फेयर जजमेंट होने लगता है कि क्या वो शेयर एक्चुअली में अंडर वैल्यूड है या फिर वो एक वैल्यू ट्रैप मीन्स उसका प्राइस इन्फ्लेटेड है। जितनी मैंने डिटेलिंग में बात करी, जब आप जाकर 10 मिनट भी लगाएंगे जो वैल्यू ट्रैप्स होंगे वो शुरू में ही रेड फ्लैग्स दिखने लग जाएंगे। उसमें आपको शुरू में ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कि जी कोई ना कोई मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पता लगेगा। हो सकता है कोई ना कोई बिजनेस एक्चुअली में रन भी ना कर रहा हो, मतलब एक्चुअली में मतलब वो सिर्फ कोई कंपनी ऑपरेशंस में ही ना हो या फिर रेवेन्यू कुछ भी बस कागजी कंपनी है, कागजी कंपनी है जिसको मतलब एक लिफाफा कंपनी भी बोल सकते हैं, वैसा वो शुरू में ही आपको दिख जाएगा। तो वैल्यू ट्रैप्स को तो बचना बहुत इजी हो जाता है। और फिर थोड़ा सा डीप करते हैं, अगर दो अच्छी कंपनीज हैं उनमें भी किसी कंपनी को कैसे पिक करना है, तो रिलेटिव वैल्यूएशंस आई थिंक काफ़ी अच्छा वे है, उससे काफ़ी अच्छी जजमेंट हो जाती है कि कौन सी कंपनी में किस तरह के प्रोस्पेक्ट हैं। मतलब आपने अभी जो बोला ना सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स है, मतलब आप ये बोलते हो कि फंडामेंटली अच्छा कंपनी अगर गिरे हुए प्राइस पे मिलता है तो वो डिस्काउंट होगा, और अगर फंडामेंटली ख़राब कंपनी अगर गिरे हुए प्राइस पे मिलेगा तो वो वैल्यू ट्रैप होगा। वैल्यू ट्रैप होगा, राइट, सिंपल, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एंड अभी आप देखोगे ना, अभी आपने करेक्शंस के बारे में बात किया, बहुत सारे स्टॉक्स 50% गिरे, 60% गिरे, राइट। तो इसमें अगर आप स्पेसिफिकली एसएमईज़ के बारे में बात करेंगे तो, और एसएमईज़ का क्वेश्चन मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज यू आर एन एक्सपर्ट इन एसएमई। तो एसएमईज़ ने 1 साल पहले आप देखोगे, कुछ टाइम पहले देखोगे तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बट राइट नाउ एसएमईज़ के स्टॉक गिर रहे हैं। और नॉट ओनली एसएमईज़, अगर आप स्मॉल कैप भी देखेंगे, क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी some stocks are even corrected by like 50% and 60%, right? तो अभी अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स को पिक कैसे करना है आपने वो बता दिया, लेकिन अभी सही टाइम है खरीदने का या अभी भी हमें वेट करना है और भी डीपर करेक्शंस हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? राइट, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चंस को मैं एक एक करके लेता हूँ। तो पहले तो एसएमईज का कंपैरिजन समझते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल कैप एंड विद रिस्पेक्ट टू लार्ज कैप। मतलब आज से अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं तो डेटा अलग बोलता था, अभी डेटा थोड़ा सेपरेट बोलता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्टिल सेम है। आज अगर 5 साल की अगर हमने क्या किया कि हमने ओवरऑल एसएमईज को लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न देके, मैं निफ्टी एसएमई का इंडेक्स, निफ्टी स्मॉल कैप का इंडेक्स और निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो निफ्टी स्मॉल कैप में अगर किसी ने निफ्टी एसएमई के इंडेक्स में लेट्स से 1 CR या 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो निफ्टी एसएमई के इंडेक्स ने 751% का रिटर्न जनरेट किया है। मीन्स 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 7.5 करोड़ रुपीज बने हैं। वहीं स्मॉल कैप में दैट 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट हैज गार्नर्ड अ रिटर्न ऑफ 1.5 करोड़। तो स्मॉल एसएमई में 7.5 करोड़, स्मॉल कैप में 1.5 करोड़, तो द डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 6 करोड़, 5 टाइम्स से ज़्यादा का डिफरेंस है। वर्सेज लार्ज कैप्स, लार्ज कैप में अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया है तो इन द लास्ट 5 ईयर इट हैज गार्नर्ड अ रिटर्न ऑफ 87%, विच इज 87 लाख। तो यहाँ पे हमारा 7.5 करोड़ रुपए का रिटर्न आया था, स्मॉल कैप के बीच में हमारा 1.5 करोड़ था और यहाँ 87 लाख है। तो 87 लाख में और 7.5 करोड़ में भी 6 करोड़ 50 लाख या 6 करोड़ 60 लाख का डिफरेंस है, विच इज ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। तो एसएमईज ने स्मॉल कैप से 5 गुना और लार्ज कैप से 8 गुना का रिटर्न दिया है इन द लास्ट 5 ईयर्स, विच इज सिग्निफिकेंट। इवन दो अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूँ, 6 महीने पहले यही निफ्टी एसएमई के इंडेक्स का रिटर्न 11.5 करोड़ था, जो कि 11.5 करोड़ से कम होकर 7.5 करोड़ दिख रहा है, क्योंकि इधर से एक तो मार्केट डाउन आई है पिछले 6 महीने में, और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप 5 साल पहले चले जाएं
तो जून 2020 से दिसंबर 2020 में मार्केट काफ़ी अप गई थी, तो हमारा जो विंडो है वो काफ़ी छोटा हो गया, तो 11.5 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपए का मतलब वैल्यू बैठ गया। बट सेम चीज़ हम स्मॉल कैप्स में भी देखते हैं, वहाँ 3 करोड़ 30 लाख रुपए की फिगर बैठती थी जून, मतलब मैं रोलिंग विंडो की बात कर रहा हूँ, जून 2020 से जून 2025 तक स्मॉल कैप में 3 करोड़ 13 लाख रुपीस बने थे, जो कि अब कम होके 1 करोड़ 50 लाख है, ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 60%। तो यहाँ 60% से भी नीचे आ चुकी है वैल्यू। और इवन जो निफ्टी 50 है वो जून 2020 से जून 2025 तक देखता तो 1.5 करोड़ की वैल्यू थी, जो कि अब कम होके 63%, 87 लाख बन चुकी है। तो दोनों इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 60% से ज़्यादा के करेक्शन में है, वेयर एज इन 11.5 करोड़ से अगर आप 7.5 करोड़ का देखेंगे तो डिफरेंस इज ऑलमोस्ट 40%। दिस इज नॉट 60% का डिप। तो रिलेटिव वैल्यूएशंस में भी, मतलब रिलेटिवली भी एसएमईज ने मतलब उतना गिरावट नहीं देखा जितना स्मॉल कैप ने और लार्ज कैप ने देखा है। तो रिटर्न वाइज रोलिंग रिटर्न्स भी बेटर है पिछले 6 महीने के हिसाब से मैंने अगर कंपेयर करूं। और इसमें मैं एक और इंटरेस्टिंग एंटीडोट, मतलब एक और इंटरेस्टिंग थॉट बताता हूं। अभी तक हम सिर्फ निफ्टी एसएमई, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी 50 लार्ज कैप शेयर्स की बात कर रहे हैं। निफ्टी एसएमई की बजाय अब बीएससी एसएमई के इंडेक्स की बात करते हैं। पिछले 5 सालों में 133% का CAGR रिटर्न है बीएससी एसएमई के इंडेक्स का। ओके। एंड इट हैज रिटर्न्ड 68 करोड़ इन लास्ट 5 years। मतलब एक करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 68 करोड़ बना है। निफ्टी एसएमई में हमने 7.5 करोड़ का फिगर देखा था और यहाँ पे 68 करोड़ का फिगर है। निफ्टी एसएमई के बीच में तकरीबन 53% का CAGR रिटर्न है और बीएससी एसएमई के इंडेक्स में 133% का CAGR रिटर्न है। तो पीपल हु वुड हैव इन्वेस्टेड इन एसएमईज वुड हैव क्रिएटेड ह्यूज कॉर्पस एनीवेयर बिटवीन 7.5 करोड़ टू 68 करोड़, जो कि अपने आप में इनॉर्मस फिगर है लास्ट 5 years की। इस वजह से हम बोलते हैं कि आपको एसएमईज का एक्सपोजर लेना चाहिए। These SME companies are mostly valued at less than 1,000 crores, and यहीं से ही आपको मल्टी बैगर कंपनीज जो 10 times, 20 times, 50 times, 80 times और 100 times होते हुए भी यहीं से बेसिकली आपको मल्टी बैगर कंपनीज मिलती हैं। ओके ओके। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि एसएमईज में भी गिरावट आई है, स्मॉल कैप्स में भी गिरावट आई है, या मिड कैप्स में भी गिरावट आई है, इवन लार्ज कैप्स में भी गिरावट आई है, तो क्या अभी हमें एसएमई में इन्वेस्ट करना चाहिए? द आंसर अगेन टू दैट इज टू द प्रीवियस क्वेश्चन विच वी डिस्कस्ड कि आप स्टैगर्ड वे में बाइंग करिए। आप सारे पैसे एक ही शॉट में मत डालिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग करिए और वही कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स को समझ के, कंपनी की फंडामेंटल्स को देख के, हम इसमें अपने फ्रेमवर्क की बात करते हैं जिसे हम LMVT बोलते हैं। ये फ्रेमवर्क आप वेंचर एक्स आपका जो कंपनी है वहाँ पर यूज़ करते हो? वहाँ पर हम यूज़ थोड़ा वेंचर एक्स के बारे में बताएंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं आप वहाँ पर? देखिए वेंचर एक्स बेसिकली इट्स एन AMC। वेंचर एक्स इज़ अ फंड नेम, कंपनी का नाम अल्फा AMC है। तो वेंचर एक्स में हमने फर्स्ट फंड अपना लॉन्च किया है जो कि बेसिकली माइक्रो कैप्स और एसएमई पे फोकस है। माइक्रो कैप्स को हम लेस देन 5,000 करोड़ से नीचे वाली कंपनीज को माइक्रो कैप्स बोलते हैं, 1,000 करोड़ वाली को प्राइमरली हम एसएमईज बोलते हैं। तो हमारा फोकस है कि हम कंपनीज को एट एन अर्ली स्टेज आइडेंटिफाई करके उसमें एंट्री कर पाए। ओके। इंडिया एक ऐसी यूनिक कंट्री है आफ्टर यूके विच वेयर वी हैव एन एसएमई एक्सचेंज। लाइक यूके में एसएमई एक्सचेंज है, इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू हैव एन एसएमई एक्सचेंज। 2012 में इसका फ्रेमवर्क आया था एसएमई का, सेबी ने दिया। 2013 में बीएससी एसएमई और 2014 में एनएससी एसएमई आई। पिछले 12-13 साल में तकरीबन 1400 कंपनीज हैव लिस्टेड ऑन एसएमईज एंड दे वुड हैव रेज्ड एनीवेयर बिटवीन 20,000 करोड़ टू 22,000 करोड़। 20,000 करोड़ से 22,000 करोड़ इन 1400 कंपनीज ने रेज किया है, जिसमें से हर चौथी कंपनी ने 30% से भी ज़्यादा का CAGR रिटर्न दिया है। नाउ 30% CAGR रिटर्न इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। 30% का रिटर्न कोई है ना, हम अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न गिनेंगे, और वो हर चौथी कंपनी ने ऐसा रिटर्न दिया। और ऑलमोस्ट हर चौथी कंपनी माइग्रेट भी कर चुकी है एसएमई एक्सचेंज से मेन बोर्ड की एक्सचेंज में। मतलब वो बड़ी एक्सचेंज BSE और NSE में
माइग्रेट भी कर चुकी है। बीएससी का ही एक छोटा वर्जन है बीएससी एसएमई, एनएससी का एक छोटा वर्जन है एनएससी एसएमई। ये दोनों एक्सचेंजेस पे जो कंपनीज आकर लिस्ट होती हैं, तो इन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना। तो इंडिया में 382 मर्चेंट बैंकर्स हैं। मर्चेंट बैंकर इज अ पर्सन जो आईपीओज लाते हैं, वो कंपनीज का पहले ड्यू डिलीजेंस करते हैं, कंपनी समझते हैं। 382 में से 40 मर्चेंट बैंकर्स डू काइंड ऑफ 95% to 98% ऑफ आईपीओज, मतलब वो ज़्यादा एक्टिव है। हम उन 40 के 40 मर्चेंट बैंकर्स के साथ काम करते हैं। वहाँ पर हमें अच्छे मर्चेंट बैंकर्स कंपनीज प्रोवाइड करते रहते हैं। तो वहाँ पर हम कंपनीज को एट अ प्री आईपीओ स्टेज भी बैठकर समझते हैं उनके प्रोस्पेक्ट्स को। आईपीओ स्टेज में हम वी सिट एज एन एंकर इन्वेस्टर्स। मोस्टली आपने देखा होगा आईपीओ में लोगों को शेयर नहीं मिलते, ना रिटेल में मिलते हैं, ना एचएनआई में मिलते हैं। तो तीसरा जो कोटा होता है एज एन इंस्टीट्यूट, एज एन एआई वी कैन सिट एज एन इंस्टीट्यूट, तो हमें कंफर्म्ड अलॉटमेंट मिलती है शेयर्स की। तो 50% ऑफ आवर फंड गोज इन आईपीओस, 25% ऑफ आवर मनी इवेंचुअली गोज इन प्री आईपीओ, जहाँ पे हमें अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ से पहले अगर कोई छोटा राउंड रेज कर रही है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 25% ऑफ द मनी गोज इन द सेकेंडरी मार्केट, जहाँ पर अभी जैसे हमने करेक्शन अच्छा देखा तो वहाँ पर हमने सेकेंडरी मार्केट में भी काफ़ी अच्छी बाइंग करके शेयर्स को अकोमोडेट किया है। तो फंड में हम बेसिकली लोगों के पैसे को प्रॉपरली मैनेज कर रहे हैं और कंपनीज में एक्सपोजर ले रहे हैं। सो अभी अगर आप माइक्रो कैप्स में और एसएमईज में इन्वेस्ट करते हैं ना, लाइक यू इन्वेस्ट प्रोफेशनली जी, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अगर आप लार्ज कैप देखोगे तो बहुत ही कम कंपनी, 100 से कम कंपनीज हैं, और मिड कैप में देखेंगे तो थोड़ा बहुत, मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत कंपनीज है। बट अगर आप एसएमई का सेक्टर देखेंगे ना, इट्स अ ह्यूज पूल, वहाँ पर बहुत सारे कंपनीज है, राइट। जी, तो अगर मान लीजिए अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है, राइट, इफ़ दे वांट टू पिक स्टॉक्स इन एसएमई सेक्टर, तो आप एक अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उनको बताना चाहे, राइट, हाउ टू पिक स्टॉक्स इन एसएमईज, देन व्हाट स्टेप्स वुड यू सजेस्ट? देखिए यहाँ पे मेरे को लगता है भरत जी शायद ये एक इन्वेस्टर के लिए फुल टाइम जॉब की तरह है। मतलब एक इन्वेस्टर अगर सोचते हैं कि हम कि अगर हफ्ते में शायद एक या 2 घंटे स्पेयर करके इन्वेस्टमेंट करके आइडेंटिफाई कर लें, तो शायद ये डिफ़िकल्ट होगा किसी के लिए भी आइडेंटिफाई करना। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है कि लार्ज कैप में तो सिर्फ 50 कंपनीज हैं, मिड कैप में 250 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप में भी जो 5,000 करोड़ से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप में भी अराउंड 500 कंपनीज हैं। तो म्यूचुअल फंड्स जो इतनी इंडस्ट्री बड़ी है वो इवेंचुअली ये 50 प्लस 250 प्लस 500 800 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है। बिटवीन 1000 करोड़ टू 5000 करोड़ देयर आर 1000 कंपनीज, 1000 कंपनीज हैं, और लेस देन 1000 करोड़ के बीच में 3600 कंपनीज हैं। ओके, तो लेस देन 5000 करोड़ में ऑलमोस्ट 4600 कंपनीज अभी लिस्टेड है। अब इतनी कंपनीज को एक इन्वेस्टर के लिए देखना मुश्किल का टाइम, मतलब मुश्किल है अगर वो इवेंचुअली 2-4 घंटे लगाना चाहते हैं। इसके लिए आपको एक टीम की ज़रूरत है जो कि सेक्टर बाय सेक्टर कंपनीज को देखे, उनकी प्रॉपर फाइनेंशियल्स को समझे, हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के बाद उस कंपनी की ड्यू डिलीजेंस करे। ड्यू डिलीजेंस में भी आप जाकर कंपनी के प्लांट को विजिट करते हैं, मैनेजमेंट को मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट समझते हैं, तभी जाकर आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये एक पार्ट टाइम जॉब या एक पार्ट टाइम इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। यू विल हैव टू रियली डिग डीप टू अंडरस्टैंड द बिजनेस फर्स्ट, अंडरस्टैंड कि कंपनी कैसी है, तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अगर कोई इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए फुल टाइम जॉब की तरह है, राइट। इफ दे वांट टू बाय स्टॉक्स इंडिविजुअली ऑन द से लाइक जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, जी, अगर बिजी है, अगर वो नहीं कर सकते तो देन दे हैव टू कम टू फंड मैनेजर्स लाइक यू हु इन्वेस्ट प्रोफेशनली इन एसएमईज, राइट। ठीक है, ओके। एंड अभी ना एक और एसएमईज के बारे में अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो एक और यहाँ पर एक कॉमन व्हाट यू से लाइक मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। आई डोंट नो, यू टेल मी वेदर इट इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग और नॉट। एसएमईज और स्टार्टअप्स क्या सेम है? क्योंकि स्टार्टअप्स भी बहुत छोटे कंपनीज है, एसएमईज भी छोटे कंपनीज हैं। जी, तो देखिए एसएमईज और स्टार्टअप्स इवेंचुअली बहुत बार लोग मिक्स करते हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं। तो और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड, क्योंकि स्टार्टअप्स जो हैं, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ। तो स्टार्टअप्स जो कंपनीज हैं मोस्टली आप देखेंगे तो उस कंपनीज में हो सकता है वो टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे होंगे। तो जनरली स्टार्टअप्स वो वर्ल्ड को देखा जाता है जो टेक इनेबल्ड हो या B2C में ज़्यादा काम कर रहे हो, मतलब डायरेक्ट टू द कंज्यूमर। तो जैसे हमने मामा अर्थ कंपनी देखी
जिसमें टेक्नोलॉजी का प्ले नहीं था, बट वो जनरली बोला जाता था कि डायरेक्ट टू द कस्टमर है, तो भी वो भी एक स्टार्टअप का लेबल लेकर गई। तो स्टार्टअप्स में ये दो इवेंचुअली कंपनीज आती हैं, इधर इट कुड बी अ टेक कंपनी और इट कुड बी अ B2C कंपनी जो डायरेक्ट टू द कंज्यूमर है। वेयर इज एन SME कंपनी, इसमें कैश फ्लोज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, अच्छी खासी ग्रोथ होगी इन कंपनीज की, और ये धंधे वाले बिजनेसेस है, मतलब इन द सेंस कि एक अच्छा खासा ऑपरेशंस होगा, कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए वो पैसा रेज कर रहे होंगे। स्टार्टअप्स में तो इवेंचुअली अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लेस देन 100 करोड़ की मार्केट कैप में आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है उसका मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो प्रॉपर अभी प्रोडक्ट भी प्रॉपर बनाना हो, एक सिंपल जिसको बोलते हैं ना कि अभी एट एन वेरी अर्ली स्टेज है, प्रोडक्ट को भी प्रॉपर बनना हो, उसकी टीम को भी पूरा फॉर्मेशन करना हो, ये सारी चीज़ें होंगी। SMEs में लेस देन 100 करोड़ पे भी, मतलब अगर 50 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही होगी, उसका 5-10 करोड़ का प्रॉफिट होगा, जिसके करस्पॉन्डिंगली उसकी 50 करोड़ 70 करोड़ ऐसे करके टोटल कंपनी की वैल्यूएशंस की जाएंगी। यहाँ पे प्रॉफिट्स तो बहुत दूर की बात है, हो सकता है कंपनी के कैश फ्लोज ही ना हो। अब जब आप फ्रॉम एन इन्वेस्टिंग, पहले तो फ्रॉम एन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, स्टार्टअप्स आज 0.3% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की GDP में। SMEs कंट्रीब्यूट 30% टू आवर इंडिया GDP। ओके तो SMEs मतलब प्ले मोर देन 100 टाइम्स एज कंपेयर टू स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ GDP कंट्रीब्यूशन। स्टार्टअप्स में आज 17 लाख लोग एम्प्लॉयड हैं, 17 लाख। SME एम्प्लॉइज 12 करोड़ पीपल। ओके तो अगेन कंपैरिजन में इट इज जस्ट लाइक 1.5%। SMEs एक्सपोर्ट्स में, इंडिया के एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट 45% का एट्रीब्यूशन, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें क्लोज टू 40% का एट्रीब्यूशन रखते हैं। तो SMEs, जैसे मैंने पहले बताया कि ये धंधे वाले बिजनेस है, ये तो हमने इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। अब SMEs को और स्टार्टअप्स में इन्वेस्टिंग के प्रोस्पेक्टिव से अगर फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू समझे, तो स्टार्टअप्स में एक तो पहली बात ये ग्लैमरस वर्ल्ड है, इसमें PR बहुत अच्छे से कवर होती है। तो मतलब आप न्यूज़ में देखेंगे तो इनके कंपनीज की कवरेज अच्छी मिलती है, SMEs में वैसा नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी SMEs की अभी वैसी PR नहीं है कि जहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हो कि ये SME के एंटरप्रेन्योर्स ने इतनी वेल्थ क्रिएट करके दी, इनफैक्ट अवेयरनेस ही नहीं है। तो ये एक पैराडॉक्स है कि मतलब यहाँ पर अच्छा करने के बावजूद अभी लोगों के उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कम है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बन जाती है। जब सबको पता चल जाएगा तो इवेंचुअली यहाँ पर भी इस तरह के रिटर्न नहीं बनेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, द 2 कॉमन प्रॉब्लम्स विच दे फेस, फर्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जब स्टार्टअप्स पैसा रेज कर रहे हैं, फाउंडर्स बहुत बार पैसा लेते हैं, दे से कि दे विल शेयर देयर मंथली सेल्स नंबर्स, क्वार्टरली नंबर शेयर करेंगे, बहुत कुछ प्रोमिसेस किए जाते हैं, बाद में वो इवेंचुअली दे डोंट टर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी फाउंडर, बट अ लॉट ऑफ इट आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दोज नंबर्स। जो कहा गया था वो इवेंचुअली कर नहीं रहे। अब एज एन इन्वेस्टर, इवन इफ यू वांट टू गो आउट, the problem is you are trapped in the organization because you don't have liquidity. Yes. That is the second problem investor face, कि आपको liquidity का challenge आएगा। यहाँ पर इवेंचुअली अब हम इसको SME के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। यहाँ पे SMEs लिस्टेड कंपनीज हैं, ये एक्सचेंज पे रोज ट्रेड हो रही हैं कंपनीज। तो एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर दे हैव टू रिपोर्ट देयर नंबर्स टू BSE, NSE, टू द SEBI, एंड इट इज गिवन टू एवरी इन्वेस्टर। वो सारे इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है, मतलब कंप्लायंस बाउंडेड है, कंप्लायंस बाउंडेड है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है। यहाँ पर इन्वेस्टर, सबसे बड़ी बात है, फाउंडर को पता है कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो इवेंचुअली मोर इन्वेस्टर्स विल वांट टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। एंड सेकंड, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी का हमने चैलेंज देखा था स्टार्टअप्स में, SMEs में लिक्विडिटी का चैलेंज नहीं है, शेयर्स रोज ट्रेड हो रहे हैं। इवेंचुअली आज फाउंडर कुछ और मतलब उसने कुछ एक सोच रखी है, एक साल के बाद ही वांट टू गो टू सम अदर बिजनेस और सम अदर लाइन व्हिच इन्वेस्टर इज नॉट कंफर्टेबल विद, और इन्वेस्टर फील्स कि दिस फाउंडर इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर हिज और हर विल, तो ही कैन इजीली मेक एन एग्जिट। वो एक्सचेंज पर कभी भी शेयर को बेच सकता है। तो यहाँ पर वैसे वाले चैलेंजेस नहीं आए। तो हमने स्टार्टअप्स को तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि इवेंचुअली स्टार्टअप्स और SMEs और स्टार्टअप्स में क्या डिफरेंस है, इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूशन रखते हैं,
और इवन फ्रॉम अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. इसी वजह से इवेंचुअली इनफैक्ट इवन इन आवर जर्नी वी वर अर्लियर वी वेंट इनटू स्टार्टअप्स. हमें सोचा कि हम स्टार्टअप्स के बीच में काम करेंगे. Okay. और हमने 3-4 साल उस स्पेस में लगाए भी बिफोर कमिंग इवेंचुअली लैंडिंग ऑन टू SMEs. बट लेटर वी रियलाइज कि आफ्टर मीटिंग almost 2000 founders we only end up investing in one startup क्योंकि यहाँ fall rate बहुत ज़्यादा है. Okay. And we felt much more comfortable in SMEs. Fall rate in the sense मतलब failure rate. Failure rate बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर क्योंकि businesses के कोई proper business models नहीं तैयार होते. Yes. मतलब eventually you have to take a bet on the founder कि whether he or she will be able to build it or not. मतलब आप मतलब rather than data आप फाउंडर को बैक करते हो. SMEs में आप सेक्टर को बैक, आप इंडस्ट्री को बैक कर सकते हो. आप उस बिजनेसमैन के सारी की सारी टीम को बैक कर सकते हो, फाउंडर के विजन को बैक कर सकते हो. और इवेंचुअली एवरीथिंग इज मच मोर लीनियर, मच मोर विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. वो कंप्लायंसेस अच्छी मिल जाती हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी मिल जाती है. इसी वजह से हम SMEs में इन्वेस्ट करते हैं. ओके. और SMEs में ना एक और यू नो व्हाट यू से लाइक अंडरस्टैंडिंग ये है बहुत लोगों का कि SMEs पेनी स्टॉक्स हैं. तो व्हाट लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? अगेन ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें भरत जी, क्योंकि बहुत बार मैं भी ये इवेंचुअली मानता हूँ कि बहुत बार लोग SMEs को पेनी स्टॉक्स की तरह भी कंसिडर करते हैं. नाउ व्हाट आर पेनी स्टॉक्स, मतलब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं. तो पेनी स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जो कि जैसे हमने पहले बात करी कि कागजी कंपनियां या लिफाफा कंपनीज, जो कि हो सकता है जिसका ऑपरेशंस ही ना रन कर रहा हो, जिसका कोई कैश फ्लो ना हो, कोई प्रॉफिटेबिलिटी ना हो, जो बिल्कुल एक पेपर पे कंपनी एग्जिस्ट करती है. अब ऐसी कंपनी को कोई ऑपरेटर उठाएगा, उसके शेयर्स को लेगा, उसको पंप एंड डंप, हमने वर्ड सुना है ना कि वो पंप करेगा, उसका प्राइस बढ़ेगा और फिर बाद में इवेंचुअली वो इन्वेस्टर्स को डंप कर दिया जाता है. वो शेयर्स जब वो मतलब इवेंचुअली एक्सूबरेंस में पहुंच जाते हैं कि हर रोज कोई ना कोई खरीद रहा है, तब वो इन्वेस्टर्स जो ऑपरेटर है वो शेयर्स को इन्वेस्टर्स को डंप कर जाता है. ये पेनी स्टॉक्स है. SME कंपनीज में ऐसा कुछ भी नहीं. SME companies are already profitable organization, having definite proper cash flows, having good revenues. Revenue हो सकता है उसका 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़. तो पेनी स्टॉक्स तो ये है. बट जबकि अगर हम SME कंपनीज देखें तो यहाँ पर प्रॉपर आपको कैश फ्लो दिखेगा कंपनी का, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, अच्छा खासा रेवेन्यू देखेगा. कंपनी का हो सकता है रेवेन्यू 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, मतलब एक रेवेन्यू हो, डेफिनेट रेवेन्यू हो, कंपनी की ग्रोथ भी दिखेगी. तो इसका पेनी स्टॉक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं. तो पेनी स्टॉक्स जनरली पंप एंड डंप वाली गेम है. यहाँ पर SME कंपनीज अच्छे बिजनेसेस को आइडेंटिफाई करके आप अगर अर्ली पार्टिसिपेट करते हैं तो यही कंपनीज आने वाले टाइम में हमें ब्लू चिप्स बनती हुई भी दिखती हैं. मतलब SME कंपनीज ही हैं जो आज की डेट में, जैसे अगर हम वॉरी की बारे में बात करने लग गए है ना, अदानी का भी सोलर में काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है. इन सारी कंपनीज का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी किसी टाइम में SME कंपनीज ही थी जो कि आज बड़ी होती हुई हमें दिखी हैं. और इससे पहले की थोड़ा हिस्ट्री में चले जाएं तो HDFC बैंक का जब IPO आया था तो मात्र 400 करोड़ की वैल्यूएशन थी. आज तकरीबन 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. एशियन पेंट का जब IPO आया था 1982 में तो टोटल कंपनी वैल्यूएशन वाज 135 करोड़. आज तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. तो ये भी कंपनी लेस देन 500 करोड़ थी. डिविस लेबोरेटरी 140 करोड़ की वैल्यूएशन पे IPO आया था इन 2003. टुडे कंपनी इज बीइंग वैल्यूड एट 1,75,000 करोड़ मार्केट कैप. निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाली है. मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया. तो ये कंपनीज भी पहले SMEs थी जिन्होंने मतलब ग्रोथ अपनी अचीव की और इवेंचुअली दे हैव टर्न्ड आउट टू बी ब्लू चिप्स. तो आपको आइडेंटिफाई करके इन SME कंपनीज में इन्वेस्ट करना है रादर देन इन्वेस्टिंग इन पेनी स्टॉक. अभी थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा इन्वर्स करें एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छे SMEs कैसे पिक करना है, इंस्टेड ऑफ दैट फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो बुरे पेनी स्टॉक्स है ना, इसको कैसे अवॉइड करना है. तो 3 अगर आप पॉइंटर्स देना चाहे कि कोई रिटेल इन्वेस्टर, ये सब पंप एंड डंप वाले जो स्टॉक्स होते हैं जहाँ पर आई हैव सीन दैट वी डू अ लॉट ऑफ लाइव वेबिनार्स, फ्री वर्कशॉप्स वगैरह हम करते हैं. वहाँ पर लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि मैंने इस पंप एंड डंप स्टॉक में इन्वेस्ट किया, मेरा 90% 100% पैसा डूब गया. तो वो कैसे बच सकता है, उसके बारे में आप 2-3 पॉइंट बताना चाहें. जी,
तो इसके लिए हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं। देखिए, कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, दो ही तरह की कंपनीज हैं जो बेसिकली आपके पैसे को खराब कर सकती हैं। आपको वो दोनों फैक्टर्स को अगर आपने कंसिडरेशन में ले लिया तो आप कभी भी लूज नहीं करेंगे कैपिटल। पहला है कि हमें हाई डेट कंपनीज में नहीं जाना। जिस कंपनी का भी डेट बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए दो जनरल रेशियोज चलते हैं, डेट टू इक्विटी या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो डेट टू इक्विटी लेस देन 2 होना चाहिए। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब क्या है कि आप अपने करंट होल्डिंग में से, करंट कैश में से कितना पैसा मतलब इंटरेस्ट, अगर आपका जो भी डेट का इंटरेस्ट वगैरह पड़ रहा है उसको कितने टाइम्स पे आउट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम जनरली मानकर चलते हैं कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको हाई डेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना। डेट के साथ ही आप साथ में कंपनी का डेट के साथ आप ये भी देख सकते हैं कि उनके जो आउटस्टैंडिंग, जो उनको किसी भी कंपनी क्रेडिटर्स हैं वो कितने हैं, उससे एक आपको फेयर आइडिया मिल जाएगा। मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, ताकि ट्रेड रिसीवेबल्स तो पैसा आने वाला हुआ, सॉरी ट्रेड पेएबल्स आप देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको पैसा देना कितना है। तो उससे आपको पूरे प्रॉपर फेयर वैल्यू पता लग जाएगी। तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना तो ईजी है। मतलब बैलेंस शीट अगर आप 2 मिनट में ये चीज़ आइडेंटिफाई करके पढ़ लें तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये हाई डेट कंपनी है। तो हाई डेट कंपनीज में कभी नहीं जाना, क्योंकि जब भी कोई भी डाउन टाइम आता है, मान लीजिए जैसे कोविड आया या कोई रिसेशन आया, डिप्रेशन आया या वॉर लाइक सिचुएशन हुई, तो जो भी कंपनीज हाई डेट वाली होती हैं वही कंपनीज उड़ती हैं। मतलब उन्हीं कंपनीज को, जिस भी कंपनी को जनरली हमने देखा है कि हाई डेट कंपनीज एक विशियस साइकिल में फंस जाती हैं और अपने पेमेंट्स को, जब वो इंटरेस्ट को सर्विस नहीं कर पाती तो वो कंपनीज को फर्दर मतलब चैलेंज आता है। हमने उसमें एक क्लासिक एग्जांपल CCD की देखी थी, है ना। हमने उसमें क्लासिक एग्जांपल बहुत सारी कंपनीज हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमने देखी हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ द हाई डेट द कंपनीज क्रैश्ड। सेकंड है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सिंपल भाषा में हम कहते हैं फाउंडर की नीयत कैसी है। फाउंडर एक कंपनी में ऑलमोस्ट 200 तरीके से कैश को घुमा सकता है और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी प्रॉपर मेथोडिकल अप्रोचेस हैं। इसके लिए हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसको हम LFOT बोलते हैं। L गोज फॉर लीगल। तो हम कंपनी का पहले तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन करते हैं कि इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या फिर कोई भी इनके ऊपर केसेस ना चल, लिटिगेशन केसेस ना चलते हो। कंपनी के ऊपर मल्टीपल गवर्नमेंट बॉडीज से, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, GST डिपार्टमेंट हुआ, या जिस भी सेक्टर में है तो उसका कोई नॉन कंप्लायंसेस, अगर मल्टीपल नॉन कंप्लायंसेस खड़े हैं मींस कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस लूज है। आप ऐसी कंपनीज को रेड फ्लैग कर दोगे, ऐसी कंपनीज में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। जनरली आप देखेंगे जो भी मैनेजमेंट मतलब प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी, आपको यहाँ पर लूज एंड्स दिखेंगे इजीली। सेकंड थिंग है तो F goes for, so the second point is F which goes for financial due diligence। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में 2 साइड आते हैं, क्वालिटेटिव साइड और क्वांटिटेटिव साइड। क्वालिटेटिव साइड में आप चेक करते हैं कि कंपनी कैश तो नहीं एडजस्ट करती, फाउंडर कैश तो नहीं निकाल रहा कंपनी में से, कंपनी में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसे ना घुमा रहा हो, और अगर पैसा जा भी रहा है तो वो आर्म लेंथ की वैल्यू पे होना चाहिए। ये ना हो कि सारे के सारे मार्जिन्स एक कंपनी से दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर दिए जाए। तीसरी चीज जो आप देखते हैं कि अनरिलेटेड बिजनेस को अपने बिजनेस में ना दिखाता हो। अभी हमें पीछे एक रिसेंटली एक कंपनी आई, मुंबई बेस्ड कंपनी थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, दे सेड कि हम सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने हमारे में इन्वेस्ट किया है। और जब हमने उनकी बुक्स खोली तो हमने देखा कि उन्होंने इन द अकाउंटिंग उन ट्रेडिंग ऑफ कैश्यूज हो रही थी। अच्छा। तो हमने पूछा कि जी काजुओं की ट्रेडिंग का सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड दे नेवर केम बैक। उनको समझ में आ गया कि ये तो फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो ऐसी कंपनीज को आप अवॉइड करोगे, क्योंकि ये सिर्फ बोलने के लिए कंपनियां कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, एक्चुअली में नहीं कर रही। फिर क्वांटिटेटिव साइड में अगर कंपनी कहती है कि हम इतना प्रॉफिटेबिलिटी है हमारी, तो प्रॉफिटेबिलिटी है तो आप टैक्स भी भर रहे होगे।
टैक्स भर रहे हो तो क्वार्टरली टैक्सेस भी भर रहे होगे, डिफरेंट रेशियोज आती हैं इसमें भी, जिससे आप चेक करते हो कि प्रॉपर हर चीज़ कंप्लायंट हो। अपने आप में फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस बहुत वास्ट टॉपिक है, वो देखोगे। उसके बाद तीसरी चीज़ चेक करते हैं आप, जिसको हम ऑन फील्ड, LFOT में O गोज फॉर ऑन फील्ड, जहाँ पर आप प्लांट को जाकर विजिट करते हो। सबसे ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी आपको प्लांट पर जाकर समझ में आएगी। फाउंडर कैसा है, उसका विजन कैसा है, वो मैनेजमेंट टीम पे कितना खर्चा कर रहा है वर्सेस अपनी पर्सनल चीज़ों के ऊपर कितना खर्चा कर रहा है, प्लांट के कंप्लायंसेस कैसे हैं, प्लांट कितना बड़ा है, या आने वाला फ्यूचर कैसा है। ये सारी चीज़ें जब आप उसके प्लांट में जाकर आप विजिट करते हो तब समझते हो, तो अब ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि बिजनेस एक्चुअली में कैसा है। इसको स्कटल बट इन्वेस्टिंग भी बोला जाता है, जिसमें आप कोशिश करते हो कि उनके कस्टमर से या उनके वेंडर से फीडबैक लें। आप एम्प्लॉयज़ से भी ट्राई करते हो कि मैनेजमेंट का फीडबैक लें, तो उससे पता लगता है कि अगर आप एक चपरासी से या पीएन से भी पूछेंगे कि जी आपका बहू कैसा है या आपके बाबूजी कैसे हैं, तो वो बताएंगे कि वो कितना हम्बल है या वो कितना अग्रेसिव है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो ऑन फील्ड ड्यू डिलिजेंस के बाद लास्ट डी गोज फॉर टेक्नोलॉजी ड्यू डिलिजेंस। टेक्नोलॉजी की ड्यू डिलिजेंस में आप चेक करते हो, अगर कंपनी कहती है हमारे पास ये पेटेंट है या ये IP है या ये लाइसेंस है, क्या एक्चुअली में वो ये चीज़ है उनके पास। कई बार सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया जाता है कि हमारे पास पेटेंट है, जब आप जाकर डॉक्यूमेंट्स मांगते हो तो पता लगता है अभी तक तो पेटेंट अप्लाई भी नहीं किया हुआ। फिर अगर कंपनी बोलती है हमारे पास इतनी ऑर्डर बुक है, तो आप जाकर उनके LOIs चेक करते हो कि एक्चुअली में ऑर्डर आ चुके हैं और वो कितनी देर में सर्विस होने हैं। तो तभी आपको समझ में आएगा कि इवेंचुअली अगर किसी कंपनी की कोई X% ऑर्डर बुक है, तो वो कब एग्जीक्यूट होगी और कब फाइनेंशियल्स में एक्चुअली में रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी। इस पूरी की पूरी ड्यू डिलिजेंस के बाद ही आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो जो बुरी कंपनीज हैं वो यहाँ पर आपको मल्टीपल लेवल्स पे मतलब शॉर्टकमिंग्स दिखेंगी, जिसको आप सीव आउट कर दोगे। हाँ, जो सीव आउट कर दोगे, फिल्टर आउट कर दोगे कि ऐसी कंपनीज में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल भी है और ऐसे कंपनीज भी है जो सेमीकंडक्टर्स के नाम पे काजू बनाते हैं, राइट, या बेचते हैं, काजू बेचते हैं। यस, ओके, अंडरस्टूड। ओके, एंड ऑल्सो इसी के साथ ना एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है ना कि अगर हम अच्छे SMEs को ढूंढ भी लेते हैं, या इन जनरल अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में लार्ज कैप कंपनीज में रिस्क कम, मिड कैप में थोड़ा रिस्क ज़्यादा, स्मॉल कैप में उससे भी ज़्यादा, और माइक्रो कैप में उससे भी ज़्यादा, SMEs में उससे भी ज़्यादा, राइट। तो ये फ्लो ऑफ रिस्क मतलब बोला जाता है मार्केट में। तो अगर हम अच्छे कंपनीज को ढूंढ भी लेते हैं तो ये रिस्क कैसे मैनेज करना है? हाँ, तो अगेन ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी फैलेसी इसके साथ जुड़ी हुई है। और इसके साथ ना आप एक और पॉइंट ये भी जोड़ सकते हो कि अगर कोई SMEs माइक्रो कैप्स वगैरह में इन्वेस्ट करता है तो टाइम होराइजन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस को मैं एक एक करके आंसर करता हूँ। ठीक है। पहली चीज़ आपने बात करी कि जितनी छोटी कंपनी होगी उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो ये सबसे बड़ी फैलेसी है इसमें ना। रिस्क ज़्यादा नहीं है। ओके। रिस्क ज़्यादा किस में है? जब आप वो 2 चीज़ें नहीं करते जो हमने पहले डिस्कस किया है। आप हाई डेट कंपनी में जाते हो या आप लूज कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जाते हो। ओके। नहीं तो हमें सत्यम जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी फेल होते देखी हैं, और हमने हाई डेट कंपनीज भी फेल होती है ना। इतनी बड़ी DHFL थी, इतनी बड़ी तो ये सारी कंपनीज का हमने फेलियर भी देखा है कि जो हाई डेट पे या कॉर्पोरेट गवर्नेंस लूज की वजह से। तो रिस्क वहाँ है। बहुत बार लोगों को लगता है वॉलेटिलिटी रिस्क है कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे, लार्ज कैप उतना नहीं करते। तो मैंने अभी आपको जो 6 मंथ का रोलिंग विंडो का रिटर्न दिखाया था, बात करी थी कि लार्ज कैप 1.5 करोड़ की बजाय अब 87% रिटर्न दे रहे हैं, तो 63% का फॉल है। वहाँ पे स्मॉल कैप में वो 3 करोड़ 13 लाख से 1 करोड़ 50 लाख का रिटर्न था, वो भी 60% अबव का स्मॉल कैप में भी फॉल था। Whereas दिन SME में 11.5 करोड़ से 7.5 करोड़, which was almost less than 40% है ना फॉल। तो शेयर के प्राइसेस की फ्लक्चुएशन में भी उतना रिस्क नहीं है। बट फैलेसी क्या है कि लोग ये सोचते हैं, परसेप्शन क्या है, छोटी कंपनी होगी तो अभी कंपैरेटिवली एक छोटी कंपनी इन द सेंस एक 500 करोड़ के रेवेन्यू वाली कंपनी कोई इन द सेंस बिजनेस कोई छोटा बिजनेस नहीं होगा। बट अगर हम स्टॉक मार्केट की
के कंपैरिजन में बात करें तो वो छोटी कंपनी गिनी जाएगी, तो उसमें ज़्यादा रिस्क है। तो ये सबसे बड़ी फैलेसी, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर मुझे फास्ट बॉलिंग खेलनी नहीं आती और मैं ब्रेट ली के सामने चला जाऊंगा तो मेरा सिर फटेगा ही फटेगा। वो बाउंसर मारेगा और मैं बॉल नहीं देख पाऊंगा, तो मेरा सिर फटेगा ही फटेगा। बट अगर मुझे वही सचिन तेंदुलकर होंगे, वही विराट कोहली होंगे जो ब्रेट ली की बॉल को समझ पाते हैं, वही उस बाउंसर के ऊपर छक्का मार सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बॉलिंग कैसे करता है। तो अगर आप इन दो चीज़ों के ऊपर रिस्क को समझते हैं तो आप गलती नहीं करोगे, तो आप गलत कंपनी में नहीं फंसोगे। सेकेंड, वॉलेटिलिटी से, मतलब वॉलेटिलिटी का भी वैसे तो एक मेजर गिना जाता है कि शायद छोटी कंपनी ज़्यादा गिरती है, बट ऐसा भी अगेन नहीं होता। हर साल एसएमई स्मॉल कैप को और स्मॉल कैप हर साल लार्ज कैप को पिछले 5, 10, 15, 20, 25, 30 ईयर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कोई भी ऐसा साल नहीं है जहाँ पे ये आउट परफॉर्मेंस ना दिखता हो। तो अगेन मतलब वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी हमें रिस्क नहीं गिनना चाहिए। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि इन कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है और कितनी देर का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए। हम अर्ली इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि रिवॉर्ड्स भी उतने फुलफिलिंग है। मेहनत ज़्यादा ज़रूर है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि 4600 कंपनीज लेस देन 5000 करोड़ के मार्केट कैप में है और 1000 करोड़ से नीचे 3600 कंपनीज है। तो आपको ढूंढने के लिए टीम ज़्यादा लगेगी, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, टूल्स ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगी प्लांट्स को विजिट करने में, बट रिवॉर्ड भी उतना ही फुलफिलिंग है, पर पैसे भी उतने ज़्यादा बनेंगे। सही बात है। तो मेहनत करने से हमें डर नहीं लगता, तो हमें लगता है कि यार ये अच्छा टाइम है, अगर हम अर्ली इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वहीं से ही मल्टी बैगर रिटर्न्स आते हैं। अब इसमें हमारा डेटा एनालिटिक्स क्या बोलता है कि जब आप कंपनी में अर्ली इन्वेस्ट करते हैं तो हम जनरली एसएमई में या तो प्री आईपीओ स्टेज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं या फिर आईपीओ के टाइम पे। आईपीओ के टाइम पे जनरली इन कंपनीज की 90% ऑफ दिस कंपनीज आर कमिंग एट अ वैल्यूएशन बिटवीन 200 करोड़ टू 500 करोड़ मार्केट कैप। मतलब 200 से 500 करोड़ के मार्केट कैप में मोस्टली इस एसएमईज का आईपीओ होता है। मान लीजिए 400 करोड़ की वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ हो रहा है, तो वो 100 करोड़ 25% अपना बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए पैसा रेज कर रही है, 100 करोड़ लिक्विडेट कर रही है। 100 करोड़ में उन्होंने जो नए शेयर इशू किए उससे न्यू इन्वेस्टर्स आए। अब जो ये 100 करोड़ जब अपने वो बिजनेस में वापस डालता है, वो हो सकता है इवेंचुअली अपना नया कोई प्लांट लगा रहा हो, कोई नई मशीनरी लगा रहा हो, बेसिकली केपेक्स में या ओपेक्स में, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करके वो प्लांट को बड़ा करेगा, मशीनरी को बड़ा करेगा, या नया प्लांट लगाएगा, या अपनी ऑपरेटिंग टीम जो है, कोई हो सकता है सेल्स की टीम को बढ़ाए, ऑपरेशंस को बढ़ाए, ऑपरेशंस पे खर्चा करेगा। हम क्या देखते हैं सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब एनीवेयर आईपीओ के 6 महीने से 18 महीने जनरली एक जेस्टेशन पीरियड हम गिनते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। कितना टाइम लगता है एक फाउंडर को प्रॉपरली सब कुछ सेटअप करने में, मशीन के प्लांट्स लगाने में, उसके बाद इवेंचुअली सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उसकी ग्रोथ आनी शुरू होती है कंपनी में। थर्ड ईयर ऑपरेशंस और बेटर होते हैं, फोर्थ ईयर ऑपरेशंस और बेटर होते हैं। करते करते जो अर्निंग्स हैं वो 4-5 साल में, अगर मान लीजिए 20 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो इवेंचुअली 100 to 150 करोड़ की प्रॉफिट पे भी पहुंच सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन इंडस्ट्री, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेक्टर में वो वर्क कर रहे हैं। तो हमने अपने डेटा एनालिटिक्स में क्या देखा है कि जब ये कंपनी मान लीजिए जिसने 100 करोड़ रेज किया अपने बिजनेस में वापस डालती है, केपेक्स पे खर्चा कर रही है, ओपेक्स पे खर्चा कर रही है, तो सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आते आते कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। जनरली किसी भी कंपनी को या किसी भी इंडस्ट्री को 6 months to 18 months लगते हैं, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, उस मनी को डिप्लॉय करने के लिए। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आते आते अर्निंग्स की ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड एंड फोर्थ में आपके ऑपरेशंस बेटर बनते हैं, तो जिसकी वजह से अर्निंग्स की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो अगर मान लीजिए एक 20 करोड़ की प्रॉफिटेबल कंपनी है, इन 4-5 ईयर्स इट गोज टू 100 करोड़ और 150 करोड़ प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन किस इंडस्ट्री में है, कैसी उसकी एग्जीक्यूशन रही है, वो सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। बट अज्यूमिंग दिस इज द केस, तो वहाँ पे अर्निंग्स की एक्सपेंशन की वजह से शेयर का प्राइस बेसिकली अर्निंग्स की एक्सपेंशन को फॉलो करता है। तो अर्निंग की एक्सपेंशन मिली तो शेयर के प्राइस ने उसको फॉलो किया। तो अगर अर्निंग 5 गुना बढ़ी तो शेयर प्राइस भी 5 गुना बढ़ेगा, और साथ में आपको एक पी की एक्सपेंशन भी मिल जाती है। जनरली दीज एसएमई कंपनीज व्हेन इट कम फॉर एन आईपीओ, आप इसको 8, 10, 12 की पी पे इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो जब एक 20 करोड़ की कंपनी 100 करोड़ या 150 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंचती है, तो जनरली इट स्टार्ट गेटिंग अ मच बेटर पी।
ओके, हो सकता है ओके। 30-40 की पी पे आ जाए। और अगर मार्केट में यूफोरिया बन गया तो वही शेयर हो सकता है 70-80-100 की पी पे भी ट्रेड करने लग जाए। तो बिकॉज यू गॉट एन अर्निंग एक्सपेंशन, 5 गुना आपको अर्निंग एक्सपेंशन मिल गया था, और एक 10 की पी वाली कंपनी 50 की पी पे ट्रेड करने लग गई, आपको साथ में एक पी का एक्सपेंशन भी मिल गया, तो 5x5 आपका शेयर का प्राइस 25 टाइम्स बढ़ गया। इस चीज को हम प्ले आउट करते देखते हैं मोस्टली बिटवीन 4 to 7 ईयर्स। ओके। तो जब भी किसी कंपनी का, और हम मार्केट को भी 8 ईयर के साइकिल में तोड़ते हैं। देखिए अभी यूएस का डेट क्राइसिस हमने बात करी थी कि है ना, सितंबर 2024 ऑनवर्ड्स अनवील होना स्टार्ट हुआ, उससे पहले 2016 में चलते हैं। तो नवंबर 2016 में इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब भी मार्केट में करेक्शन आई थी। उससे 8 ईयर्स प्रीवियस चलते हैं 2008 में, तब सब प्राइम क्राइसिस आया था, करेक्ट। है ना, यूएस का रियल एस्टेट, लेमन ब्रदर्स का फेलियर, तब भी मार्केट में करेक्शन आया था। 2008 से पहले चलते हैं 8 ईयर्स बिफोर, आईटी बबल बस्ट हुआ था। यस। 2008 से भी पहले चलते हैं 90 to 93 में हर्षद मेहता का केस हुआ था, सेम 84-85। एवरी 8 ईयर्स मार्केट टेंड टू टेक अ करेक्शन, टेंड टू टेक अ पॉज। ओके। और हम क्या देखते हैं, उसके अगले 3 साल मार्केट टेंड टू कंसोलिडेट। धीरे धीरे नेगेटिव न्यूज बाहर आती रहती हैं, वीक हैंड्स बाहर चले जाएंगे मार्केट में से, यस, यस, यस। और 3 साल कंसोलिडेशन चलता है। इस कंसोलिडेशन के फेज में जिसने भी माल अकोमुलेट कर लिया फॉर द नेक्स्ट बुल रन, वही शेयर बाद में इन द यूफोरिक फेज, जनरली कंसोलिडेशन फेज के बाद एक ग्रोथ फेज आता है, ग्रोथ फेज के बाद एक यूफोरिक फेज आता है। इन दैट यूफोरिया, तो जिसने 2001 से 3 में शेयर ले लिए, या 9 से 11 में शेयर लिए, या 17 से 19 में शेयर लिए, तो 7 से 8 की रैली में, 15 to 16 की रैली में, या इवन 23 to 24 की रैली में, वही शेयर हमने 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स और इवन 100 टाइम्स होते देखा है। तो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पकड़ना है। बेसिकली स्टॉक मार्केट इमोशंस डिपेंडेंट है, इट्स एन इमोशनल मार्केट। हम जैसे कहते हैं कि लेडीज के साथ भी हम इमोशंस को ज़्यादा अटैच करते हैं, है ना, कि हमारी बीवी या हमारी गर्लफ्रेंड जल्दी रूठ जाएगी, वैसे ही स्टॉक मार्केट है, इट टेंड टू ओवर रिएक्ट। ओके। थोड़ी सी बात हो गई, दे टेंड टू, मतलब वो ज़्यादा एक अच्छा डिप दिखेगा, थोड़ा सा खुशी होगी तो ज़्यादा एक्सूबरेंस दिखेगा, तो दे टेंड टू डू ओवर। इट्स एन इमोशनल थिंग जो मैं मार्केट्स के साथ एसोसिएट करते हैं हम लोग। पर अगर आप फंडामेंटली मार्केट को प्ले करते हैं, जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है, जैसे विराट कोहली की बात करते हैं, तो ही कैन प्ले ऑल द 3 फॉर्मेट्स, है ना, बी इट टेस्ट, बी इट वनडेज और बी इट T20s। एंड स्टॉक मार्केट इज बेसिकली अ टेस्ट मार्केट, इट इज नॉट अ T20 गेम। आपकी पेशेंस टेस्ट की जाएगी इसमें, और आपको बने रहना है अच्छी कंपनीज में, फंडामेंटली कंपनीज को अकोमुलेट करना है और इस साइकिल को प्ले करना है। तो हम मानकर चलते हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, कम से कम आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एनीवेयर बिटवीन 5 to 7 ईयर्स का होना चाहिए। तो तभी आपको एसएमईज का भी एक्सपोजर लेना है, या किसी भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का लेना है, क्योंकि इवेंचुअली 8 ईयर्स का साइकिल है। तो अगर आपका 7 साल का होराइजन होगा, तभी आप इस मतलब इस 8 ईयर साइकिल को प्ले कर पाओगे, तभी आप जब एक्सूबरेंस है तभी उन शेयर्स को बेच पाओगे। तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका जरूर होना चाहिए। अंडरस्टूड। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बिकॉज आई हैव सीन इट हैपन अगेन एंड अगेन, कि जब आपने ये 8 साल का साइकिल बताया ना, तो मोस्टली लाइक 7 साल के टाइम पे पीक हो जाता है साइकिल, राइट? तो उस टाइम ना पूरे मार्केट को पता चल जाता है, कोई ऑटो ड्राइवर भी ट्रेड कर रहा है, ऑटो ड्राइव करते भी ट्रेड कर रहे हैं, आपने ये रील्स देखे होंगे, जी right? जी जी। कोई मतलब कुछ काम कर रहा है, हर कोई मतलब उस टाइम स्टॉक मार्केट में आता है, राइट? एंड दैट इज द टाइम लाइक मोस्ट ऑफ द रिटेल जनता कम्स इनटू द मार्केट, और उसके बाद जब मार्केट गिरता है तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है वो है। और उसके बाद जब प्राइसेस एक्चुअल में बाइंग पॉइंट पे होते हैं, अगले मतलब 8 साल का साइकिल कंप्लीट होने के बाद, आपने बताया ना अगले 2-3 साल में कंसोलिडेट जब मार्केट करता है, तो उस टाइम कोई बाय नहीं करता है, और फिर से जब बढ़ता है तो फिर से अगेन एंटर एट द पीक, और ये साइकिल रिपीट होता रहता है, राइट? सो डू यू एग्री विद दिस? तो आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू भारत जी। इनफैक्ट ये चीज़ पिछले 8 साल के साइकिल्स हम सोच सकते हैं कि शायद जब से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ इंडिया में तब से है, बट ऐसा नहीं है। आप 1600 की सेंचुरी में चले जाइए, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर ऑफ ऑल टाइम न्यूटन ने वो जो ट्यूलिप का केस हुआ था, कि जहाँ ट्यूलिप्स की वैल्यू को ओवर एग्जैजरेट कर दिया गया था, तो उसकी रैली के बीच में इवन न्यूटन गॉट स्ट्रक, हिज मनी गॉट स्ट्रक
पीक पे वो भी फंसे थे। पीक पे वो भी फंसे थे। वो 1642 की हम बात कर रहे हैं। ओके। तो आज से 400 साल पहले भी होता था। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, वो चाहे रिटेल हो, चाहे वो HNI हो, बहुत लोग फंसते हैं इस चीज़ के बीच में, और अच्छे से अच्छे माइंड्स के लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो कम पढ़े लिखे हैं वही फंसते हैं। इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड्स, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दिस मार्केट साइकिल कि यूफोरिया में आपको एंट्री नहीं, एग्जिट लेना है। ठीक है। तो ये हमेशा होता रहेगा भी, ये होता था भी और ये होता रहेगा भी। यस एब्सोल्युटली, और एग्जांपल बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई अंडरस्टैंड सिल्वर के ऊपर आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, बट उससे पहले ना एक और चीज़ मुझे डिस्कस करना था, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में, जिसको AIF भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो यू रन अ कंपनी इन AIF, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये AIF है क्या, और इफ़ यू कैन एक्सप्लेन इट टू इन सिंपल टर्म्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो AIF स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। एंड ऑल्सो एक और चीज़ मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर, 2 क्वेश्चन है, आप क्लब करके आप आंसर कर सकते हो हाउएवर यू लाइक। पहले तो AIF क्या है, एंड आई ऑल्सो वांट टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स, डायरेक्ट स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, ETFs वगैरह जो है, वो AIF उनके कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है। एंड ऑल्सो आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि हु शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इन AIF और किसको AIF अवॉइड करना चाहिए। राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक भरत जी, तो इसमें AIF स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। हम पहले ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं ना। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स क्या थी? सबसे पहले किसी टाइम में लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, या फिक्स डिपॉजिट्स FDs में इन्वेस्ट करना। Yes. धीरे धीरे लोगों ने इवेंचुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, चाहे डायरेक्टली करें, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपोजर लें। तो ये 4-5 जो हैं, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स गिनी जाती हैं। अब इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है। उसका बीच में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप AIFs के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके ओके। अब AIFs में भी मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड है कि जहां पर आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकती हैं? जैसे कि हमने बात करी, हम SME फोकस्ड, हमने जो पहला फंड लेकर आया, हम SME फोकस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के पास राइट्स नहीं है SMEs के बीच में इन्वेस्ट करने के। तो अगर किसी को SMEs का एक्सपोजर लेना है, तो वो हमारे जैसे फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल सिचुएशन फंड्स आते हैं, जिसमें अगर कंपनीज जो बैंकरप्ट हो जाती हैं, जो NCLT में चली जाती हैं, ऐसी कंपनीज को प्राइवेट इक्विटी फंड्स या स्पेशल सिचुएशन फंड्स टेक ओवर करके वापस से बिजनेस को रिवाइव करके वापस से लिस्ट करवाते हैं। ऐसी कंपनीज में भी लोग एक्सपोजर लेते हैं, क्योंकि वहां पर आपको 10 रुपए की चीज बहुत बार 1 रुपए 2 रुपए में मिलती है, मतलब एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड रेट, क्योंकि कंपनी बंद पड़ी है। करेक्ट है ना। तो ऐसी कंपनीज में अगर आपको एक्सपोजर लेना है। फिर तीसरा हुआ स्टार्टअप्स। तो VC फंड्स जनरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर आप अर्ली एंट्री करना चाहते हो अच्छे स्टार्टअप्स के बीच में। स्टार्टअप्स के बाद चौथा वर्ल्ड आता है अनलिस्टेड स्टॉक्स का, जहां पर आप कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं बट वो अभी नेसेंट स्टेज में। इसमें प्राइवेट इक्विटी भी हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किया और वो 5 साल के बाद जाकर लिस्ट होगी, 4 साल के बाद लिस्ट होगी। ऐसा भी हो सकता है जो आप प्री IPO काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जहां पर अगले 6 महीने से 12 महीने में कंपनी लिस्ट हो रही है। तो ये 4 कैटेगरीज तो अभी कैटेगरी 1 फंड में एग्जिस्ट करती है। कैटेगरी 2 में आप रियल एस्टेट में भी, आपने जैसे रिट्स के बारे में और इनविट्स के बारे में हमने बात करी है ना, आजकल बात होने लगी है। इसके अलावा अगर आप डेटा सेंटर्स में, या फिर बहुत बार बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, जो पूरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनके बीच में अगर आप एक्सपोजर लेना चाहें, तो आप ऐसे रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी 3 के बीच में, ये कैटेगरी 2 फंड्स इनको ये इसका बोलते हैं। कैटेगरी 3 में अगर आप हेजिंग करना चाहें, मतलब बेसिकली आप डेरिवेटिव मार्केट में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो आप हेज फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए कि कौन से फंड्स उनको किस तरह के रिटर्न्स दे रहे हैं। इसमें मैं इवेंचुअली कैटेगरी 2 में वेंचर क्रेडिट फंड्स, जिसको प्राइवेट क्रेडिट भी बोलते हैं, वो भी इंक्लूड करूँगा, कि जिसमें आप कंपनीज जो अनलिस्टेड कंपनीज है उनको डेट देते हो और एट अ हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो ऐसे फंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जनरली इनका जो रिटर्न है एनीवेयर बिटवीन 12 to 18% कहा जाता है। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह के AIFs में आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं, है ना।
अब अगला क्वेश्चन आपने पूछा कि AIF में, म्यूचुअल फंड में और PMS में डिफरेंस क्या है। तो अगेन मतलब सेबी देखिए ये 3 तरह का लाइसेंस देती है, ये भी अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो PMS हम कंसिडर करते हैं इज द फर्स्ट मोस्ट, मतलब जो बेसिक लेवल का लाइसेंस है जो सेबी प्रोवाइड करती है। PMS के बीच में कंपनी को, AMC को सेकेंडरी मार्केट में से ही शेयर परचेज करने हैं और उसके ऊपर रिटर्न बनाना है। करेक्ट। उसके ऊपर आता है म्यूचुअल फंड का लाइसेंस। म्यूचुअल फंड में आप सेकेंडरी मार्केट में भी शेयर परचेज कर सकते हो, प्लस आप मेन बोर्ड कंपनीज के बीच में एज एन एंकर इन्वेस्टर भी बैठ सकते हो। करेक्ट। तो मेन बोर्ड कंपनीज मतलब जो BSE, SME, BSE और NSE पे आकर लिस्ट हो रही हैं, उनके IPOs में एज एन एंकर इन्वेस्टर भी बैठ सकते हो। इसके ऊपर म्यूचुअल फंड से ऊपर आता है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। AIFs के बीच में आप सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लस आप मेन बोर्ड के IPOs में भी एज एन एंकर इन्वेस्टर बैठ सकते हैं, प्लस आप SME के बीच, SME एक्सचेंज पर जो IPOs आ रहे हैं उसमें भी एंकर इन्वेस्टर बैठ सकते हैं, प्लस आप प्री IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास इन्वेस्टिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो AIF में काफी ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स, एज कम्पेयर टू PMS। सेकेंड डिफरेंस, PMS में मिनिमम टिकट फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इज 50 लाख। म्यूचुअल फंड में 500 रुपए होती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट कर है ना, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। और AIF में ये मिनिमम 1 करोड़ है। तो अगर कोई आदमी जिसका एक्सपोजर मतलब जो कि एक नॉर्मल मे बी 20-25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख, 2 लाख रुपए की ही अर्निंग्स कर पाता है, उसके लिए म्यूचुअल फंड इज अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर का प्रोडक्ट है। बट जिसकी अर्निंग ज़्यादा है, जैसे हम बात करते हैं जो ज़्यादा अर्न कर रहा है, जिसकी ज़्यादा अच्छी पोटेंशियल है, वो AIF का एक्सपोजर ले सकता है। तीसरी चीज़ इसमें, PMS में AMC को अपना कोई भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, दे कैन जस्ट मैनेज द मनी ऑफ द इन्वेस्टर्स। करेक्ट। तो AMC का खुद का कोई एक्सपोजर नहीं है। सेकंड, म्यूचुअल फंड में पर स्कीम AMC को, असेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना 50 लाख रुपीस लगाना पड़ता है। AIF में AMC को मिनिमम 5 करोड़ लगाना पड़ता है पर स्कीम। अच्छा, ओके। तो 5 करोड़ वर्सेस 50 लाख वर्सेस 0। तो AMC का भी जो एक्सपोजर है सबसे ज्यादा AIF के बीच में, स्किन इन द गेम मैक्सिमम AIF की, AMC की भी AIF में है। तो इसी वजह से इन मतलब जो अलाइनमेंट है एक फंड मैनेजर की, मतलब कंपनी की और इन्वेस्टर की, वो बेस्ट गिनी जाती है AIF के बीच में, क्योंकि उसका भी स्किन इन द गेम सबसे ज्यादा है। एक्सपोजर भी आपको बेटर मिल रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है AIF का म्यूचुअल फंड के साथ और PMS के साथ। अगर हम इसको और सिंपल भाषा में बात करें तो म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं, अगर कोई आदमी ऑल्टो, है ना, जैसे अगर कोई ऑल्टो पे राइड कर रहा है तो उसके लिए एक म्यूचुअल फंड कुड बी अ गुड प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स अ रिटेल करेक्ट इन्वेस्टर प्रोडक्ट। बट अगर आप मान लीजिए टोयोटा की हाई क्रॉस अफोर्ड कर रहे हैं, उस तरह की गाड़ी आप 30-40 लाख की गाड़ी रख रहे हैं और आपका नेटवर्थ 4-5 करोड़ से ऊपर का है, तो आप AIF को बीच में आप एक्सपोजर ले सकते हैं। ओके, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप SMEs का आपका AIF है, वैसे ही रियल एस्टेट का होगा, वैसे ही कुछ और NCLT कंपनीज का होगा। तो पीपल हैव टू पिक वेयर दे हैव टू इन्वेस्ट, वेयर दे शुड इन्वेस्ट। अंडरस्टूड। एंड इसके बाद ना, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा ना कि गोल्ड के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में ही। तभी बात करते हैं सिल्वर के बारे में, बिकॉज सिल्वर आप देखोगे तो मैड रैली, मैड क्रैश, अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन सिल्वर मार्केट। तो व्हाट इज योर थॉट ऑन सिल्वर? तो भरत जी, सिल्वर की रैली को समझने के लिए हमें अगेन फंडामेंटल्स पे जाना होगा कि सिल्वर में रैली क्यों आई है। 1 जनवरी ऑनवर्ड्स चाइना में नया रूल पास किया गया है जहाँ पे ओनली 44 कंपनीज आर विच हैव बीन प्रोवाइडेड द लाइसेंस, कि मतलब जिनके पास लाइसेंस है वही सिल्वर को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके। जिसकी वजह से एक शॉर्टेज बनी है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये जो लाइसेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इससे शॉर्टेज क्यों बनी है? बिकॉज पूरे वर्ल्ड का 43% सिल्वर चाइना प्रोसेस करती है। 42-43% सिल्वर अक्रॉस द वर्ल्ड इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय चाइना। और चाइना ने एक नया रूल ले आए कि भाई साहब 1 जनवरी 2026 से
सिर्फ इन 44 कंपनीज के Okay. थ्रू ही आप सिल्वर को एक्सपोर्ट कर पाओगे। ओके ये 44 कंपनीज वो हैं जो सालाना 80 टन से ज्यादा का सिल्वर बेसिकली प्रोसेस करती हैं, Okay. मैन्युफैक्चर करती हैं। ओके तो अच्छे फाइनेंशियल्स वाली कंपनीज को ही लाइसेंस दिया गया है। पहले एवरी टॉम डिक एंड हैरी कुड एक्सपोर्ट सिल्वर फ्रॉम चाइना, जो भी चाइना की कंपनीज थी, बिकॉज ये लिमिट लगा दी गई। तो इसकी वजह से अब मान लीजिए मैं पहले किसी से सिल्वर लेता था, अब उसके पास लाइसेंस ही नहीं रहा, तो वो सिल्वर अब दे नहीं सकता मुझे। अब मुझे नई कंपनी के पास, जिस दिन एक्चुअली में गवर्नमेंट एकदम से डोर बंद करती है, तो नई कंपनी के साथ टाई अप करने में, उनके साथ पूरा सप्लाई चेन सेटअप करने में कुछ टाइम तो लगेगा। ऑफ कोर्स उस टाइम तक मेरे पास एक शॉर्टफॉल तो रहेगा ही रहेगा, शॉर्टेज रहेगा। उस शॉर्टफॉल के चक्कर में हमने ये मैड रश रैली का देखा, जहां पर विद इन अ मंथ मतलब सिल्वर कुछ ऑलमोस्ट 50-60% रैली कर गया। और अब जैसे जैसे वो टाई अप्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे वो सप्लाई बेटर बनती चली जाएगी, ये मतलब ये जो अभी हमने 40% का करेक्शन देखा, मतलब वो बेसिकली मार्केट में सिल्वर वापस आने लग जाएगा। जो अभी का बेसिकली मतलब जो एक पैरोगेटिव चल रहा है कि जी पूरे वर्ल्ड में हर चीज़ में ही सिल्वर लग रहा है, सोलर में भी सिल्वर लग रहा है, बाकी इंडस्ट्रीज में ईवीज में भी सिल्वर पहले भी लगता ही था। तो ऐसा कोई शॉर्टफॉल रातों रात का नहीं हुआ था। हाँ, ये चाइना का ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी हुआ था, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल आया है। ऐसा ही सेम शॉर्टफॉल हमने कॉपर में भी देखा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का कॉपर more than 50% of the copper is being processed by Chinese companies. तो हालांकि अभी वहां पर लाइसेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया, बट सप्लाई चेन उसमें भी थोड़ा सा डिसरप्टेड रहा है, जिसकी वजह से प्रॉबेबली चीज आई है। एक चीज जो याद रखने वाली होगी कि सेंट्रल बैंक्स सिल्वर या सिल्वर बुलियन को अकोमुलेट नहीं करते। दे ओनली अकोमुलेट गोल्ड। ओके, ठीक है। मतलब अभी जस्ट टू क्लैरिफाई, अभी जो गोल्ड में रैली हो रहा है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो पावरफुल इंस्टीट्यूशंस है, वो खरीद रहे हैं। सिल्वर में ये पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे, ये इंडस्ट्रियल यूसेज के ही लिमिटेड है, राइट? ये इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए भी लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्रैश होने की वजह से है। ओके। जैसे जैसे वो सेट होती चली जाएगी, आप वापस से उसके प्राइसेस को ड्रॉप होता देखेंगे, क्योंकि सप्लाई इतनी आने वाली है बाद में। जब वो जैसे जैसे सेटअप्स हो जाएंगे, आपको कहीं पे भी कोई शॉर्टेज नहीं दिखेगी सिल्वर की। मतलब अभी जो सिल्वर में हमने रिसेंटली देखा ना, आई थिंक एक ही दिन में सिल्वर 20% 30% कुछ क्रैश हुआ था। तो आपको लगता है आने वाले टाइम में, अभी सिल्वर इतना बड़ा है, तो सिल्वर क्या 50% तक क्रैश वगैरह कुछ होने का चांस? तो हमें लगता है जी सिल्वर अभी भी मतलब मैड बुल रन जो आया था, यूफोरिया क्रिएट हुआ था, अभी भी मतलब वो पूरा का पूरा सेटल डाउन नहीं हुआ है प्राइसेस में। देयर इज इवेंचुअली मोर पेन व्हिच विल कम इवेंचुअली। मतलब जैसे जैसे सप्लाई चेन अनफोल्ड होता जाएगा, टाइप्स बनते जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा, वैसे ही प्राइस के ऊपर भी प्रेशर पड़ सकता है। प्रेशर पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड। एंड ऑल्सो अभी हमने ना स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, लॉट ऑफ लाइक अगर लार्ज कैप्स अगर हम छोड़ेंगे तो मिड कैप आप देखोगे, स्मॉल कैप आप देखोगे, एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स कैन रिटेल, उन्हें लगता है कि निफ्टी 50 तो उन्हें मतलब हर एक मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो कमेंट में ये एस्पेक्ट ज़रूर होता है कि अरे निफ्टी तो बढ़ रहा है लेकिन मेरे स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, और वो भी 30, 40, 50%। तो अभी ऐसे टाइम में ना, इफ़ यू वांट टू लुक एट सम सेक्टर्स, अगर आप मान लो कि कुछ डिस्काउंटेड सेक्टर्स आप बताना चाहो या कुछ ग्रोथ सेक्टर्स आप बताना चाहो, जहाँ पर अभी जब साइकिल टर्न होगा तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा अपसाइड मिल सकता है, तो विच सेक्टर्स वुड यू पिक? सो 2-3 सेक्टर्स में देखिए, मेरे को हमें लगता है कि 2-3 थीम्स हैं जो इंडिया में भी प्ले हो रही हैं, जो कि किसी भी इन्वेस्टर को मिस नहीं करनी चाहिए। द फर्स्ट थीम इज ऑन द पावर। तो पावर को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। पावर का फर्स्ट पार्ट है पावर जनरेशन, जिसमें चाहे सोलर की कंपनीज, चाहे विंड की कंपनीज, इवन अभी न्यूक्लियर के लिए फ्रेमवर्क लिखा गया है, तो आने वाले 1-2 साल में आपको न्यूक्लियर के ऊपर भी कंपनीज मिलनी शुरू होंगी। तो ये बेसिकली पावर जनरेशन है, जिसको आप रिन्यूएबल का भी स्पेस गिन सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का स्पेस गिन सकते हैं। पावर जनरेशन के बाद आता है पावर स्टोरेज। अब इतनी जो आपने पावर जनरेट की है, उसको कहीं स्टोर भी करेंगे। करेक्ट। उसको स्टोर करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, लिथियम आयन, रेयर अर्थ, ये सारा का सारा पार्ट बहुत ही
मतलब मेन स्टेज होने वाला है। पावर स्टोरेज के बाद पावर डिस्ट्रीब्यूशन। यस। अब पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं कि चाहे वो केबल कंपनीज हैं, स्मार्ट मीटर की कंपनीज हैं, इंडिया इवेंचुअली विल मूव इनटू स्मार्ट मीटर्स। मतलब जैसे हम प्रीपेड मोबाइल्स पे चले गए हैं पोस्ट पेड से, हम इवेंचुअली बिजली का भी जो पहले पे किया करेंगे और फिर हमारे मीटर में बिजली रन किया करेगी। करेक्ट। अगले 10 साल में ये पूरा का पूरा पार्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है आज की डेट में, पहले हवा में हम लाइंस देखते थे बिजली की जाते हुए, अब सब कुछ अंडरग्राउंड लाइंस पावर की लग रही हैं। ट्रांसफार्मर्स का जो काम हो रहा है, ट्रांसफार्मर के हिसाब से अंडरग्राउंड रिलेज सेटअप्स हो रहे हैं। इस पूरी की पूरी थीम पे इंडियन गवर्नमेंट को 6,50,000 करोड़ से लेके 7 लाख करोड़ अगले 10 साल में खर्चने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी थीम है जिसको हर इन्वेस्टर को अपने ट्रैक में रखनी चाहिए। द सेकेंड थीम वी फील इज ऑन द डिफेंस। अगेन, इंडिया के आज़ाद होने के 70 साल तक हमने कभी भी एक पिस्टल की गोली तक भी नहीं बनाई थी, जहाँ पर इवेंचुअली हम कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ डिफेंस खुद के लिए नहीं बनाएंगे, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। yes. और जितनी आज की डेट में वॉर की सिचुएशंस बनती जा रही हैं, इट इज़ वेरी गुड दैट वी आर बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट। गवर्नमेंट ने पिछले साल भी, और डिफेंस में आप देखेंगे तो हर साल हम परसेंटेज वाइज तो कंसिस्टेंट दिखेगा, बट टर्म्स ऑफ वैल्यू वाइज हमेशा इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिफेंस के लिए बढ़ाता जा रहा है। yes. आज भी डिफेंस में जितना बजट एलोकेट कर रहे हैं इंडियन कंपनीज कंज्यूम नहीं कर पा रही। करेक्ट। तो बहुत बड़ा अभी भी एवोल्यूशन है जो आना है अगले 20-30 सालों के लिए। ये एक बहुत बढ़िया थीम है। इसके अलावा इवन जो से केमिकल्स हैं वो भी एक बहुत बड़ी थीम है, जो कि चाइना में बहुत सारे केमिकल्स हैं जो पहले पूरे वर्ल्ड की सप्लाई चेन मैनेज करते थे। अब वो काफ़ी सारी केमिकल कंपनीज इंडिया में सेटअप हो रही हैं। वो भी एक ऐसा सोर्स है जो कि आने वाले टाइम में अच्छा पूरे ग्रोथ सेक्टर में हमें दिखेगा। अपार्ट फ्रॉम फार्मा, है ना, वो भी एक अनदर सेक्टर है जो कि इवेंचुअली ग्रो करेगा। तो ये 3-4 सेक्टर्स हमें लगता है कि हर इन्वेस्टर को एक अच्छा एक्सपोजर लेना ज़रूरी चाहिए। ओके। सो राजेश, आपने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में इन ऑडियंस को एजुकेट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Bharat ji, for having me here. It was lovely talking to you. Thank you.